गुड इवनिंग एवरीबडी। एक और बार गुड इवनिंग एवरीबडी। फाइन। लास्ट क्लास हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑल्दो थ्योरी हमें इतना ज़्यादा याद नहीं, हमें समझ के याद करने का दरकार है। जो हमें फर्स्ट क्लास में एक इन्फ्रेंस मिला कि अगर हम वो कुछ सर वाले टिप्स जो सर ने बोले थे कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, अगर वैसे पढ़ाई करें तो शायद हम आगे आराम से ये सारी बातें कर पाए। मैं हर क्लास में आपको जैसा मैंने बोला था घर पे करने, मैं खुद अपने तरफ से जिम्मेदारी लेके भी कराऊंगा, और वो है हमारा क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्या आप घर पे एक बार पढ़ के आए हैं? तो लेट अस डिस्कस क्या क्या बातें हमने फर्स्ट क्लास में की थी। हमने फर्स्ट क्लास में इस सब्जेक्ट का आने का रीज़न समझा था और एक फ्लो या एक चार्ट में उसको समझाया था मैंने कि हम सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए दो चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। बताइए क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करते हैं? डैश एंड डैश। बोलो बोलो बोलो। नहीं पढ़ा आपने वो फर्स्ट पैरा? बताइए। इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोलिए क्या क्या इन्वायरमेंट? इंटरनल इन्वायरमेंट। और सर इतना डिटेल में हमने नहीं सुना इसके अंदर। बिल्कुल, ये तो एक चैप्टर है आगे पूरा। अभी के लिए क्या है बताइए? एक बार हेडिंग की, सर अपने आप को जानना और अपने आसपास वाली चीज़ों को जानना, कंपनी के व्यू पॉइंट से खुद को जानना और अपने आसपास वाली चीज़ों को जानना। वेरी गुड। ये दोनों समझ के हम क्या करते हैं सर? कोई स्ट्रैटेजीज फॉर्म्यूलेट। सर क्या एक ही फॉर्मुलेट करते होंगे कि मल्टीपल एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाते होंगे? सर एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बनाते होंगे और फिर क्या करते होंगे सर? उसमें से कोई चूज करते थे। क्यों चूज करते हैं बताइए? ताकि सर जो सबसे बेस्ट रास्ता होगा उस पर चलेंगे। सर ये रास्ता चलते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजी को। अब इम्प्लीमेंटेशंस के दौरान हो सकता है कभी कुछ चीज़ों को क्या करना पड़े, रेगुलरली इवेलुएट, चेंज अगर रिक्वायर्ड है तो वो प्रोसेस रिपीटेड वे में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तब तक हमारा बिजनेस चलता है। क्या बोलिए, सबको इतना सा बात ओके लग रहा है? अगर सबको इतना सा बात ओके लग रहा है तो हमने ये सब्जेक्ट को इस तरीके से स्टार्ट किया था। फिर मैंने बताया अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। दो तरीके से मैनेजमेंट को देखते हैं। एक आदमी लोग जो उसमें है और एक जो प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें की वर्ड्स, की खुद वर्ड था एक, इसमें की खुद एक वर्ड था इसमें, पता है? की कौन बोलो ना? की मैनेजरियल पर्सन्स और या फिर की प्रोसेसेस, जो फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या करने के लिए? बिजनेस रन करने के लिए। एक सिंपल भाषा बोले तो बिजनेस रन करने के लिए। बट सोफिस्टिकेटेड भाषा भी याद करनी होंगी एग्जाम में फुल नंबर लाने के लिए, और वो हम यहां से पढ़े थे। याद है सबको? सर एक आदमी का ना, यानी एक मैनेजमेंट का दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कैसे चलता है। वेरी गुड। कंपिटेंस एंड इट्स कैरेक्टर। आज के दिन में ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, पहले नहीं करता था। क्या डन है सबको इतना सा बात? नेक्स्ट हमने पढ़ा था टर्म प्रोसेस, जो कि अगेन मैंने एक वर्ड रिप्लेस किया था कि ग्रुप ऑफ पीपल जो काम करते हैं उसको बोलते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स कुछ टर्म्स बोलो तो जो बचपन में पढ़ते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, है ना? ऐसा कुछ वर्ड्स सूखे थे कि नहीं? बोलो डन हो रहा है सबको इतना सा बात? आगे हमने पढ़ा था अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब वो प्रोसेस या वो काम, जरिया जिसके थ्रू वो सेट ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं टू अचीव कंपिटिटिव एडवांटेज। हम अपने लेवल से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि सर हम जो ये काम कर रहे हैं ये बेस्ट है। सर ये कैसे पता चलता है बेस्ट है? हाउ कैन वी से वेदर वी हैव अचीव्ड अ कंपिटिटिव एडवांटेज और नॉट? बताओ। इफ वी आर एन ऑप्शन of more than 50% of the market, तब हम क्या हैं बताइए? एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर चुके हैं। और धीरे धीरे अगर हम ऑप्शन की जगह एक वो बनी जाए ओनली कंडीशन, तब फिर सर हमने अचीव कर लिया जो सोचे थे। तो इसको अचीव करने के लिए जो हम काम करते रहते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या डन है सबको? हेंस हमने अब समझना था वर्ड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ सिनोनिम ऑफ स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड प्लान ऑफ एक्शन। क्या वर्ड बोले थे बताइए? यानी वो प्लान जचाना, क्या क्या करना है, उसको हम बुलाते हैं स्ट्रैटेजीज।
सर स्ट्रैटेजीज का अगर मैं दूसरे सिनोनिम्स बोलूं जो हमें बुक्स में लिखने हैं, वो है एक ब्लूप्रिंट, और वो भी कौन सा ब्लूप्रिंट? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। हम एक बहुत दूर सोच रख के करते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म क्या अचीव करना चाहता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? बताइए, बोलिए। एक स्ट्रैटेजी। सर क्या अचीव करना? सर बोलिए, क्या क्या अचीव करना? 3 चीज था, याद है? कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। अगर ये 3 जवाब हम कर देंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे जो हमें बनना है, व्हाट वी वांट टू बी। अगर इसका जवाब हम दे देते हैं कोई स्ट्रेटजीज के थ्रू, तो मतलब हम क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं? स्ट्रेटजी। मतलब अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं जिससे हम ये सब सवालों के जवाब इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेटजी। क्या डन हो रहा है सबको स्ट्रेटजी वर्ड का मीनिंग? तो ये सब लैंग्वेजेस अपने किताब में आना चाहिए। मैंने आपको एक और बात लिखवाया था, ताकि टू अचीव डैश 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 डैश, 4 वर्ड याद है? एक बार वो 4 वर्ड बोलो तो फटाफट। मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। क्या ऐसे कुछ वर्ड तुम लोग के आगे मैंने प्रस्तुत किए थे? सर आपने इनको डिटेल में नहीं बताया। हमारे लिए तो अभी तक ये सब कुछ आसपास की बातें ही हैं, इंटर रिलेटेड स्टफ्स है, बट इसके जो डिटेलिंग है वो अब आप आज जाओगे उसमें। नेक्स्ट हमने स्ट्रेटजीज के एक डेफिनेशन पढ़ा था एंसॉफ जी द्वारा, याद रहेगा? एंसॉफ जी द्वारा। जी लगाता हूं मैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अब वो जी माने तुम जो लेना है लो, ठीक है? तो एंसॉफ जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन बनाया, किसका बताइए? और वो ऐसे याद रहेगा, एक धागा है, जैसे अपने ना संबंध धागा, और वो भी कैसा धागा सर? एक कॉमन धागा है। किसके किसके बीच का? ऑर्गेनाइजेशन के क्या चीज का? बोलो ना। एक्टिविटीज यानी काम का। किसके साथ? मार्केट और प्रोडक्ट्स के साथ। एक धागा है। तो ये जो धागा है ये क्या बता रहा है हमें? कि वो एसेंशियल नेचर, कि उसका बिजनेस का क्या काम है, यानी वो किसके लिए है या क्या सोचा है क्या करेगा, यानी क्या है और क्या बनना चाहता है, प्लान टू बी। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो ये कुछ वर्ड्स है जो हमारे डेफिनेशन या स्ट्रैटेजी का अगर कुछ आता है बात, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ तक के स्टफ्स जनरली एमसीक्यूज में आते हैं। हाईएस्ट टू हाईएस्ट व्हाट इज स्ट्रैटेजी पूछ सकता है हमसे बड़े क्वेश्चन में। तो हमें ये 2 डेफिनेशंस अगर याद हो तो मोर देन इनफ है। मैंने एक तीसरा भी लिखा था, बट अगर आप उसको नहीं भी याद करते हो तो चलेगा, क्योंकि जनरली एज अ स्टूडेंट अगर आप मेरे को अपनी जगह प्लेस करेंगे तो हो सकता है मैं ये सब चीज़ ना पढ़ पाऊँ, मेरे से इतना याद ना हो पाए, बट कोई अगर कर सकता है तो ये डेफिनेशन भी ज़रूर याद कीजिएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो एक बार स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करके छोड़ दिया था लास्ट में, यानी एक केस स्टडी जो मैंने आपको बोला जो एग्जाम में आता है। यस, दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। क्या पता है? स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट डैश लेवल ओनली। क्या पता है? कॉर्पोरेट लेवल ओनली। ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेन। बोलो फॉल्स। क्या सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल में स्ट्रैटेजीज बनते हैं? ऑल लेवल्स में स्ट्रैटेजीज बनते हैं, और यहीं से हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे, कॉपी में हेडिंग देंगे सारे बच्चे, केस स्टडी सिनेरियोज और केस स्टडी क्वेश्चंस लिखे। केस स्टडी क्वेश्चंस। अभी तक का टॉपिक में कोई केस स्टडी नहीं बन रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे तीनों। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे केस स्टडी क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आज हम सीखेंगे, पहला क्वेश्चन जो हम आज सीखेंगे, पहला क्वेश्चन जो आज हम सीखेंगे इज स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्यूलेटेड at top level only. डिस्कस। और क्वेश्चन 2 आज का पहला सवाल, स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल ओनली। और आज का दूसरा सवाल जिसका जवाब हम मांग रहे हैं और वो ये है कि स्ट्रैटेजी इज अ प्री प्लान्ड सेट ऑफ एक्शंस। ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस के जवाब हम आपसे आज चाहेंगे। पहले वाला सवाल का जवाब मैंने लास्ट क्लास आपको
एक वो था ना कि टास्क के तौर पे बोल के छोड़ दिया था, जिससे हम आज का क्लास को बांध पा रहे हैं और कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मैं भी वही कॉमन धागा चूज करूँगा जिससे हर समय एक प्रीवियस क्लास को इस क्लास से लिंक कर पाऊँगा, और वो धागा का कड़ी मेरे को मिला विच इज़ कि सर स्ट्रेटजीज बनाते कौन होंगे। आज तक का एक सिंपल साइकोलॉजी, यानी फॉर अ लेमैन अगर बात करें, जैसे जब तक आपको भी नहीं पता था, जब तक आपने बुक नहीं खोला था, जब तक आपने मेरे बात नहीं सुनी थी, आपको यही लगता था कि स्ट्रैटेजीज तो पक्का कौन बनाता होगा बताइए, घर के सबसे बड़े जैसे बोलते हैं अपने कि सर वही तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। गलत, वो अप्रूव करते हैं। वो स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं, वो अपने लेवल का स्ट्रैटेजीज वो बनाते हैं और नीचे लेवल के स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं। ऐसे आप सुनते होंगे घर पे भी, पापा बोलते हैं ये छोटा छोटा बात के लिए मेरे से मत पूछा करो। मम्मी को बोलते हैं ना कि घर में अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो तुम अपने आप देख लो यार, इसके लिए भी परमिशन लेने का दरकार नहीं है। आज के डेट में तो सब अपने इंडिपेंडेंट वे में चलते हैं। तुम्हारे साथ भी यही है क्या? तुम आज हर चीज़ पूछ के करते हो? आज कौन सा दिन है? जो दिन है वो पूछ के करोगे कि पापा हम ये करने जा रहे हैं? कौन सा दिन है आज? मेरे को नहीं पता, कुछ तो दिन चल रहा है, कुछ तो दिन चल रहा है। जैस पता है तुमको, हमको मालूम। तो थोड़ी हम पापा से पूछ के जाते हैं, पापा हम ये कर ले क्या? स्ट्रैटेजी लेना है, डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए। नहीं सर, हम ऐसे डिसीजन नहीं लेते। हम अपना डिसीजन अपने लेवल पे खुद ले लेते हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे डिसीजन इन्वॉल्व है जिसमें उनका परमिशन चाहिए, जैसे पार्टी करने जाना है सर, आज नाइट स्टे करने जाना है सर, तो क्या टॉप लेवल के पास एक बार फरमाइश रखनी पड़ती है कि नहीं कि सर जा सकते हैं क्या? पहले बोलो ना प्लीज़, पापा को मना लेना ना, हम जा रहे हैं आज रात को थोड़ा लेट आएंगे, थोड़ा अलाउ कर दो ना। तो वो क्या बड़े बड़े लेवल वाले लोग हम तक पहुंचते हैं बाद में ना अपने। पहले तो डिसीजंस और जो स्ट्रैटेजीज है वो कौन बनाते हैं सर? हर लेवल के लोग। हर लेवल के लोग अपने लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बट बड़े बड़े डिसीजंस बड़े बड़े लोग लेते हैं, छोटे मोटे डिसीजन छोटे मोटे लोग ले लेते हैं। यानी 3 लेवल्स होते हैं एक बिजनेस में। प्लीज ये डायग्राम कॉपी में बनाएंगे जो मैं अभी बनवाऊंगा। 1 2 ऐसे कुछ क्या बनाया मैंने, ध्यान दिया आपने? मैंने पक्का 3 लेवल्स डिनोट करने का कोशिश किया है। ये कौन है? टॉप नहीं बोलते, तुम लोग को अब बताते हैं असली वर्ड क्या है कॉरपोरेट लेवल में। उनको बोलते हैं कॉरपोरेट लेवल्स। क्या बुलाते हैं इनको? कॉरपोरेट लेवल्स। जिनको आप आज तक क्या वर्ड से जानते थे मालूम? टॉप लेवल मैनेजर्स। इनको हम लिटरल सेंस में अगर वर्ड यूज करते हैं, जब हम कंपनीज में जाते हैं तो हम बोलते हैं हम कॉरपोरेट लेवल वाली बातें कर रहे हैं। कॉरपोरेट लेवल में हमने प्लेस किया अपने आप को। सर जब हम सीए बन जाएंगे क्या हम इस लेवल में प्लेस होते होंगे? क्या लगता है? क्या आप अगर एक सीए बन जाओ तो क्या आपको सीधा कॉरपोरेट लेवल में जाएगा? इस लेवल में पहुंचने के लिए ओनली डिग्रीज नहीं, एक्सपीरियंस काम आता है। हाँ, तभी पहुंच सकते हो जब तुम खुद का ही ऐसा कंपनी बना रहे हो जहाँ तुम मालिक हो। फिर तुमको कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, तुम ही मालिक हो। तुम नहीं अपना कंपनी बनाया तो तुम ऑफकोर्स अपने आप को कॉर्पोरेट लेवल में ही डालोगे। बट तुम अगर कोई कंपनी में जॉब करने जाओगे तो वो तुमको इमीडिएटली इस लेवल पे नहीं डालेगा बाय द बेसिस ऑफ ओनली 1 डिग्री सीए। मे बी आप एमबीए भी कर लिए, मे बी आप साथ साथ में सीएफए भी कर लिए, एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, वो भी बहुत बढ़िया कॉलेज से IIM ABC से कर लिया, और उसके बाद आपने इंटर्नशिप भी लगा लिया अच्छा जगह से, तो शायद आपको इमीडिएट इफेक्ट में वहाँ बैठा दे। मे बी उसमें भी चांस है, मे बी। बट फिर भी हम हमेशा एज अ नौकरी करने जाते हैं तो कहीं नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, जिनको क्या लेवल बोलते हैं पता है? बताइए क्या लेवल बुलाते हैं? बिजनेस और डिविजनल लेवल। क्या बुलाते हैं बताइए? बिजनेस और डिविजनल लेवल। तो इसको बुलाते हैं, यहाँ पे एरो दे के लिख सकते हैं, बिजनेस और क्या बोले बताइए? डिविजनल लेवल्स। अच्छा, ये लेवल्स हो गया, ध्यान दिए? इसमें क्या वर्ड आ गया? लेवल्स। मतलब ये मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। अब आईटीसी है, सुने हैं आपने? आईटीसी एज अ कंपनी कई चीजों में है, बट उनका कॉर्पोरेट लेवल एक ही है, मतलब हेड ऑफिस एक ही है। जो मेन है वो अपना यहाँ रसल स्ट्रीट में हेड ऑफिस है, जो एकदम सीए इंस्टीट्यूट के सामने है, अपने सीए इंस्टीट्यूट के एकदम मुंह पे।
पर हम वैसे नहीं जानते सर, हम रसल ढाबा से जानते हैं कि वहाँ चाय पीने जाते हैं सर, वहीं दिखता है वो लोग बगल में है वहाँ, तो जो चाय पीने जाते हैं तो समझ में आता है सर, वरना तो क्या पता हम लोग को कि कहाँ है ये सब कंपनीज का हेड ऑफिस। तो इनका जो कॉरपोरेट लेवल ऑफिस है वो एक ही है, बट उसके अंदर क्या है बताइए, बिजनेस और डिविजनल लेवल्स कई टूट टूट के हैं। क्योंकि सर ये लोग टोबैको में है, सर ये लोग होटल मैनेजमेंट में है, सर ये लोग एफएमसीजी में है कि नहीं? एफएमसीजी सुने, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, क्या है कि नहीं ये लोग इतने सारे चीज़ों में? तो सर ये सिंस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में भी है, ये और किस में बोला सर आपने, होटल इंडस्ट्री में भी है, सर ये लोग टोबैको इंडस्ट्री में भी है, और उसके अंदर भी इतने मल्टीपल प्रोडक्ट रेंजेस है कि सर इनका क्या बना के रखा है बताइए, बिजनेस और डिविजनल लेवल। ऐसा घर का बात मैं बोलूँ, मेरे पापा एक बिजनेस का चलाते हैं, बड़ा बाजार में दुकान है, उनके लिए सब कुछ एक ही है, वो खुद ही कैंची से काट के कई बार मीटर दे देते हैं, और कई बार ऊपर बैठ के बिल बना लेते हैं, और कई बार बिजनेस डिसीजंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारा स्केल छोटा है। जिनका स्केल बड़ा होगा वो उस हिसाब से बात करेगा। सर इससे भी बड़ा स्केल हो सकता है क्या? इंडिया में तो अभी एक का ही है, इंडिया में तो अभी एक का ही है, रिलायंस सबसे बड़ा। अगर कुछ है तो वो कौन है पता है? रिलायंस। वो अपने लेवल पे ना कॉरपोरेट लेवल भी 3-3 बना सकता है, इतनी बड़ी कंपनी है। मतलब रिलायंस एज अ कंपनी कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 कंपनीज एज गुड एज दैट, बिकॉज उसके पास इतना रिसोर्स भी नहीं है कि वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट से अपना बिजनेस चला सके, बिकॉज इट इज इन 3 बिग वर्क। नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 वेरी गुड रिटेल चेन ऑफ रिलायंस, और नंबर 3 जियो कम्युनिकेशंस। आज के डेट पे मुकेश अंबानी किनका सीईओ है आपको मालूम है? रिलायंस का, और वो भी कौन से वाले का मालूम? पेट्रोलियम का है। तो मतलब बाकी दोनों का कोई और बना के रखा है वो। यस, और उस वजह से उसका एक और वहां से चालू होता है, कौन? कॉर्पोरेट लेवल। ऑल्दो कंपनी का शेयर एक ही है, क्या? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। बट अगर मैं आपको बोलूं ये लोग प्लान कर रहा है एंड वेरी सून दे विल मेक इट 3 कंपनीज, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको तीनों कंपनी के शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो प्राइसिंग होगा तरीके से मिलेगा। बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। बट फिर भी उनका कॉर्पोरेट लेवल एक नहीं है, उनका कॉर्पोरेट लेवल कितना है? 3 है। बट सर आईटीसी का ऐसा है क्या? आईटीसी का कितने कॉर्पोरेट लेवल है? एक ही है। तो सर ये जो अभी आपने 2 एग्जाम्पल लिया, इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? आगे एक पूरा चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट। क्या बुलाते हैं बताओ? जिसको हम बोलते हैं SBUs। वैसे यहाँ पे भी हिंट दूंगा थोड़ा, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। सर वर्ड स्मॉल तो बड़ा अजीब लग रहा है इनके लिए, बट एक न बड़े के लिए वो 3 क्या हो गया बताइए? स्मॉल। तो जब एक बिजनेस को भी सब डिवाइड किया जाता है कई बिजनेसेस में, उसको बुलाते हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट। द टॉप 1 बीइंग रिलायंस, जिसका बात चल रहा है। अब जैसे आपके मन में टाटा आया है, टाटा भी है लाइन पे, बट वो थोड़ा पीछे है किससे? अभी रिलायंस के। और ये आईटीसी तो बहुत पीछे है, कुछ भी नहीं है उनके आगे, कुछ भी नहीं है। तो सिंस मैंने जो ये बात कहा आपको जानबूझ के बोला, क्योंकि अभी आपके लिए कॉर्पोरेट लेवल कितना है? एक। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो अपने कॉर्पोरेट लेवल्स भी क्या बनाते हैं? मल्टीपल। जैसे वन ऑफ देम बीइंग इंडिया का बेस्ट एग्जांपल क्या है बताइए? रिलायंस। तो मैं आपको वही सब बात वैसे बोला, एग्जाम्पल्स वैसे ही लूंगा जिससे आप और हम दोनों कनेक्ट कर पाए। क्या डन है सबको इतना सा बात? अभी के लिए मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया वो था सर कॉर्पोरेट लेवल। सेकंड लेवल क्या है बताइए? बिजनेस और डिविजनल लेवल। कौन आ गया इसमें समझ में आ रहा है? वो जो एक प्रोडक्ट का जो, या एक बिजनेस का सेट का जो काम है वो लोग। अब इसके अंदर भी क्या होते होंगे बताइए? और लोग जो कि क्या करते होंगे मालूम? एक देख रहा होगा टोबैको का सेल्स, एक देख रहा होगा टोबैको का प्रोडक्शन, एक देख रहा होगा रॉ मटेरियल का परचेज। क्या बजट चैप्टर में सब पढ़े थे? फंक्शनल लेवल बजट बनाते थे कि नहीं? याद है? उनके सबके एक टॉप लेवल मैनेजर्स होते थे, वो उनका बात कर रहा हूं मैं। फंक्शन उनका जो एक टॉप लीडर होता था वो होता है डिविजनल, जो वो लेके किसके पास जाता था पता है? CEO के पास। याद आ रहा है ये वाला बात? मैं रिटर्न कराऊं, जो डिविजनल लेवल में था उसको बुलाते थे बजट ऑफिसर।
क्या बुलाते थे उनको मालूम? बजट ऑफिसर। वो क्या करता था, सारे बजट कमेटी लोग के साथ बैठ के एक समरी रिपोर्ट बनाता था और फिर वो ले जाके उनको बोलता था। हायरार्की इनमें ऐसा ही है, बट इसका मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी सिर्फ वो लेंगे, स्ट्रैटेजी हम सब ले सकते हैं अपने तरीके से। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी लेगा, परचेज वाला परचेज का लेगा, सेल्स वाला सेल्स का लेगा, बट यस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अप्रूव तो हो सकता है, अल्टीमेटली टिक कौन करेगा बताओ? हमारे ऊपर वाले। बट कई कई में हमको लिबर्टी भी दिया हुआ रह सकता है कि ये सब छोटा मोटा डिसीजन तुम अपने हाथ में रख लो। जैसे हमने दे के रखा है, हम 2 जन हैं कॉर्पोरेट लेवल में, हम और अविनाश भैया। अब तुम बोलोगे कि सर इनके साथ साथ और कौन आ जाता है? सर हमारे वाइफ्स आ जाती हैं। इसके अलावा सर क्या होता है, हमने अपने नीचे 2 सब मैनेजर इकट्ठा करके रखे, एक अकाउंट्स टीम के और एक एडमिन एंड मार्केटिंग टीम के। अकाउंट्स एंड हमारा जो पूरा देखता है वो है अरूप सर, और सेकंड है सीमा मैम जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग देखती है। उनके नीचे हेमंत सर है, उनके नीचे बाकी सब स्टाफ्स है जो क्या करते हैं, पहले उनको रिपोर्ट करते हैं। और हमने उनको दे के रखा है कि भाई तुमको मार्केटिंग के लिए अगर लगता है इतना रुपया लगता है तो लगो। अभी ये छोटा मोटा डिसीजन मत लेना कभी कि सर 2000 रुपये का ये खर्चा करना है, 4000 का खर्चा करना है। हाँ 50,000 लाख रुपए का खर्चा करना तो एक बार हमसे परमिशन ले लेना, बट हमने उनको राइट दे के रखा है। तो क्या इसका मतलब उस लेवल तक का कुछ काम वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं? हमने उनको क्या दे के रखा है, राइट। तो क्या वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम बैठ के बनाएंगे? नहीं, हम अपने लेवल का स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, अगली बार किसको लाना है और किसको नहीं रखना है, किसको हटा देना है। तो ये जो टॉप लेवल डिसीजंस हैं वो ऑल दो हम लेते हैं। तो ये सब जो पर्टिकुलर डिसीजंस है ये सब हम ले लेंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो हर एक लेवल अपना क्या लेने के लिए योग है बताओ? बोलो डिसीजन। तो बताओ लास्ट लेवल में कौन आता है बताओ? फंक्शनल लेवल्स। बना दिया सबने। डिसीजंस आर टेकन एट, या सॉरी स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, लिखिए इसके नीचे, लिखिए इसके नीचे, स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, बताइए क्या? ऑल लेवल्स। स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट ऑल लेवल्स। लिखिए पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 2, पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 2। पहले आएंगे आप पेज नंबर 2 में, पहले आएंगे आप पेज नंबर 2 में, और यहाँ क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? पेज नंबर मे बी 2 ऑफ कॉपी, 3 ऑफ कॉपी, वॉट एवर द केस में, पेज नंबर 2 और जो भी पेज नंबर है। क्या डन है? क्रॉस रेफरेंसिंग चल रहा है आपका? प्लीज पढ़िए। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन दी वर्ड व्हाट अगेन, यही मैंने जो बोला। हमारे पिताजी तक बात करें तो नहीं किया। अब पिताजी का एक लड़का है जिसने ये लेवल्स को धीरे धीरे अचीव किया, बट उससे पहले हमारे यहाँ भी एक ही लेवल था, हम ही सब कुछ थे, हम ही एडमिशन लेने बैठ जाते थे ऑल्टरनेटिव का। अविनाश का आया तो हम ऐसे जाके बैठ जाता था, मेरा आया तो वो जाके बैठता था, या जो एक जन क्लास ले रहा था रिसेप्शन में एक जन बैठते थे। जब हमने स्टार्ट किया था 7 मार्च 2016 को, जब हमने स्टार्ट किया था 7 मार्च 2016 को, तब हमारे यहाँ ऐसे लेवल्स लोग नहीं थे। देयर वर ओनली 2 पीपल इन दिस कंपनी। शादी भी नहीं हुआ था ना, तो तब तक हमारे पास कोई और भी लोग नहीं थे जो हमने चला सकते थे जिससे धंधा। 2 ही जन है, 2 ही जन को करना है जो करना है। सपोज अविनाश का तब तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो फाउंडेशन में अकाउंट्स और हम मैथ्स, बस 2 ही सब्जेक्ट था हमारे पास, तो इतना कोई लोड भी नहीं था। दिन में दिन भर बैठे थे, अड्डा वड्डा मारते थे। कोई आता था तो रिसेप्शन में ऐसे बैठे रहते थे, ओ आगे पेरेंट्स के साथ आए, पेरेंट्स चुप चुप। मेरे को कोई पूछता था सर कहाँ है, हम बोला अरे सर हम ही सर है। बोला अरे ये सर है, ये पढ़ाएगा, बाबू सा तो खुद है, ये पढ़ाएगा। तो 20 साल के थे, 21 साल के थे, क्या तो कौन समझेगा कि ये क्या कर लेगा। और वही अविनाश सर रहते थे, अरे सर है वो सर होंगे। मेरे को अरे सर के पास भेज, अरे हम भी सर हैं, क्या समझाएं उनको, तब तक समझ में नहीं आता था ना उनको। बोला ठीक है।
तो अब जब बैठते थे रिसेप्शन में, अविनाश सर का अंदर क्लास चल रहा है, वो पढ़ा रहे, 30 जन का कैपेसिटी का हमने क्लास लिया था, हमने जब स्टार्ट किया था, तो बाहर में रिसेप्शन में हम बैठा रहता था, कोई आता था, यस बोलिए क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए, तो ऐसे करके बात करते थे अपने, यानी खुद ही रिसेप्शनिस्ट थे, खुद ही एडमिन संभालते थे, खुद ही बुक्स संभालते थे, खुद ही कुरियर क्या करना है नहीं करना है देखते थे, और खुद ही क्लासेस भी रन करते थे। तो ये सब क्या था सर, स्केल छोटा, तो छोटा काम, बट यहाँ वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्या लगा बताइए, लार्ज। और बाबू ये डिटेलिंग में मैं थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि एज अ पीपल जब हम आंसर्स लिखते हैं ना, हम यहाँ लिख देते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बस यही फर्क है। एक यदि हम पढ़ते वक्त ये कुछ सिली एग्जाम्पल से याद रखे ये सब बात, कि सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किस ऑर्गेनाइजेशन में, और अब तो आएगा वेरी लार्ज भी, जो सर आपने एक हिंट दिया SBU का, याद आ रहेगा ये किसका, रिलायंस का, धीरे जाके आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए ठीक है। इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, बताइए क्या, कॉर्पोरेट डिवीजन के अलावा दूसरा नाम बताइए, डिवीजन का दूसरा नाम बिजनेस, लिख के रखिए, डिविजनल का दूसरा नाम स्लैश देके बिजनेस, और लास्ट क्या है सर, फंक्शनल लेवल्स। डन है। अब बताओ कॉर्पोरेट वाला कौन सा स्ट्रेटेजी लेगा, कॉर्पोरेट का स्ट्रेटेजी लेगा, यानी कॉर्पोरेट लेवल में किस चीज का स्ट्रेटेजी बनता होगा, कॉर्पोरेट वाला। तो कॉर्पोरेट लेवल यानी टॉप लेवल आर कंसर्न फॉर या आर लाइबल फॉर व्हाट, बताइए, टेकिंग कॉर्पोरेट डिसीजन। सर क्या होता है कॉर्पोरेट, मैंने कुछ एग्जांपल दिया, मर्जर, डीमर्जर, रिसर्च करना, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, यानी ये सब जो टॉप लेवल बात है वो हम अपने एंड से देखेंगे। छोटी मोटी बातें जो पर्टिकुलरली वो भी देख सकते हैं, वो भाई तुम कर लो, हमको देखने का दरकार नहीं है। आइए देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर मतलब कौन, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, जो हमने डायग्राम में बनाया, जो सबसे ऊंचे रहते हैं। कौन होते हैं टॉप लेवल मैनेजर सर, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहाँ, CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, समझ गए आप, ये लोग होते हैं ऊपर में, CEO, CFO, खुद मालिक की कंपनी का जनरली रहता है, और नहीं तो वो अपने अंडर अपॉइंट करके रखता है उनको भी। सच स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, देखो क्या क्या स्ट्रेटेजीज आया उसके अंदर, क्या बोले देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान, क्या चीज़ के लिए, एक्सपेंशन ग्रो, जो भी तुम लोग को बोला कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, इंटर पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, फाइनल पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है किसमें, वो सब लेवल्स के डिसीजन हम लेंगे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन, पता है, जुड़ना। जैसे मेरे पिताजी का ही एग्जाम्पल लूंगा मैं, हमारे पापा, मेरा भाई, मेरे दादाजी एक ही काम करते हैं, जमनाल बाजार स्ट्रीट में हम लोग थान बेचते हैं कपड़े का, और वो थान रॉ मटेरियल, एंड वी कॉल आवरसेल्फ इन सोफिस्टिकेटेड टर्म एज ट्रेड मर्चेंट्स और हैविंग योर क्लॉथ मर्चेंट बोल लो। तो क्लॉथ ट्रेड मर्चेंट है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ हम लोग एज इट इज रॉ मटेरियल खरीदते हैं और एज इट इज रॉ मटेरियल बेचते हैं। वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, बोलो फिनिश गुड्स, एज इट इज रॉ मटेरियल, एक फैब्रिक खरीदते हैं थान बाई थान, और जिनको चाहिए उनको मीटर बाई मीटर या छोटे यूनिट्स में तोड़ तोड़ के दे देते हैं। अब वो उससे बाद में जो भी कपड़ा बनाता है और हार्ट लाइन में बेचता है, वो बात अलग है। बट ये सारा काम करते वक्त मेरे फादर को और मेरा भाई जब बिजनेस ज्वाइन किया, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया सर, कि यार हम लोग खुद ही क्यों ना वो कपड़ा बनाना ही चालू कर दे। फिर पता चला वो कपड़ा बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए जयपुर, उदयपुर, सूरत, अहमदाबाद, बालोतरा और नीचे बॉम्बे में आपका ये सब जगह जाके बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उस सब चीज़ का अवेलेबिलिटी ऑफ उसका रॉ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्रीज अवेलेबल है। तो ऑल्दो यहाँ बिक रहा है बट बनना तो वहाँ पड़ेगा। तो मेरा भाई 3-4 बार ट्रिप किया, रिसर्च और ट्रिप काम के लिए किया, बालोतरा जाके आया, जयपुर जाके आया। तो मेरा भाई सब जगह जा के इधर उधर पता वता लगा के आया, डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। पापा बोले तुम जा, तुम समझ गया, सीख गया है क्या करना है। तो छोटा भाई है, 3 साल छोटा है, बट पैसा पहले से कमा रहा है मेरे, क्योंकि वो 12th के तुरंत बाद धंधे में घुस गया। उसको मालूम है धंधा करना ही है तो करना ही है।
ही गॉट एडमिशन इन सेंट जेवियर्स कॉलेज इन फर्स्ट लिस्ट बट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसको मालूम है वो सुबह उठने वाला नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं करना है आगे, उसको चुपचाप अपना धंधा में लगना है। भानीपुर में स्कॉलरशिप में पढ़ा 3 साल फ्री में और चुपचाप अपना धंधा में लग गया डे 1 से। ही डिडंट वेस्ट हिज एनी मोमेंट ऑफ टाइम कि हम मस्ती कर ले। तो वो मेरे से पहले से कमा रहा है एग्जैक्टली, ऑल दो 3 साल छोटा है बट मेरे को पढ़ने में 4 साल लगा। तो वो पर्टिकुलर चीज़ जब वो करना चालू किया, जब हम सीए बना तो वो थोड़ा डिसीजन लेने में हमको भी पूछने लगे, अरे इसको भी ये भी पढ़ लिख लिया है, इससे भी पूछ लेते हैं, घर पे है एक पढ़ा लिखा गंवार तो उससे पूछ लेते हैं। यस, आई एम बीइंग कॉल्ड एज पढ़ा लिखा गंवार, क्योंकि वो एक होता है हमारे साथ, वो एक मैं भी तुम लोग को वही बुलाते हैं पढ़ा लिखा गंवार, क्योंकि होता है ना पढ़ तो लिख लिए बट वो लोग बोलते हैं तुम लोग गंवार है। मालूम, हम लोग जो समझ सकते हो दोनों एग्जैक्टली, उनका बिजनेस सेंस अलग लेवल चलता है। और वो बिजनेस सेंस पे वो बोले कि चलो हम लोग क्या करेंगे पता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। उनको ये वर्ड नहीं मालूम, वो क्या बोले बताए, हम सोच रहे हैं कि ये धंधा क्या करें, हम इन हाउस खुद का प्रोडक्शन चालू कर दे। सर इससे क्या फ़ायदे हो सकते थे? शायद जो इंडस्ट्री में जब वो माल बनता है और जब तक ट्रेडर के पास आता है वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो कम हो जाए। दूसरा, प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशंस है कि यार हमको ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए, वो हम खुद डिटेलिंग डिज़ाइन कर पाएंगे और जो बेस्ट डिज़ाइन होगा वो हमारे पास पहले पहुंचेगा क्योंकि हम खुद ही वो बना रहे हैं। यदि मार्केट में एक डिज़ाइन चल रहा है तो हम इमीडिएटली बना के सिर्फ हम रख सकते हैं और कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट होंगे जो सिर्फ हम अपने दुकान में रखेंगे क्योंकि ये इन हाउस प्रोडक्ट है, हम किसी और को बेचेंगे नहीं। तो इस डिसीजंस को लेने के लिए वो घूमा, रिसर्च किया और हो सकता है कि हम ये आने वाले 1.5 साल बाद, अभी तक हमने सोचा है, अभी हमने उसको आउटसोर्स करके रखा है वो काम को और अब हम खुद भी वहाँ जाके करेंगे क्योंकि मेरा भाई का पहले था कि पहले शादी आदि कर ले, सेटल हो जाए, फिर वापस जाएगा आगे। तो अब वो आगे जाके वहाँ से काम करने का सोच रहा है। तो अगर वो सोच रहा है तो वहाँ क्या खोलेगा बताइए, अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और वो यूनिट खोलने को क्या बुलाते हैं पता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेरे लाइन के लिए वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि पापा क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, क्या करने के लिए, ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग। यही पिताजी अगर ये सोचते कि ये ट्रेडर के साथ साथ मैं भी अपना एक दुकान खोल लूँ जहाँ पे मैं B2B नहीं अब B2C बिजनेस करूँ, मैं डायरेक्ट कस्टमर को मैं ही बनाने लग जाऊँ वो रॉ मटेरियल से, क्या बताइए अब एक फिनिश गुड्स, तो वो हो गया क्या, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना मतलब जुड़ना, जो काम कर रहे थे उसके पीछे से या उसके आगे से। जैसे हमारे साथ हमने फाउंडेशन पढ़ाया और उसके बाद हमने क्या डिसीजन लिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या किया, इंटर। और अब हम चालू क्या किए, फाइनल पढ़ाना। तो ये हुआ क्या, इंटीग्रेशन। सर आपके लाइन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन था? यस, 11-12 में जाना हमने सोचा था, ऐसा बात नहीं है नहीं सोचा था, हमने बहुत रिसर्च डेवलपमेंट किया कि क्यों ना 11-12 का मैथ्स अकाउंट्स पढ़ा देते हैं, भाई बहुत पैसा होगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे खान सर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, बहुत दिमाग लगाए थे। कोविड चेंज्ड एवरी साइकोलॉजी ऑफ अस। और वो पीरियड के अंदर हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत रिसोर्स किया और हमने बहुत चीज़ें की जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने वर्क किया। बट फिर वही समझ में आया कि फ्रूट और दिमाग और ज़्यादा वो सब नहीं देखे तो अपने थोड़ा कम कमा लेंगे, बट चलेगा, ये लाइन चलेगा, कम कमा लेंगे, समझ रहे हो। तो ये लाइन ओके है, कम कमाना चलेगा, बट इतना ज़्यादा माँ हेडेक नहीं ले सकते कि 11-12 वाले नादान बच्चे, जैसे आप भी बहुत नादान हो, आप जैसे लोगों को अगर संभाल लेंगे बट उनको संभालना बहुत दिक्कत है। वो मे आई गो टू टॉयलेट 4 बार बोलेंगे, क्लास में जूम में मेरे को उल्टा पुल्टा फोटो भेज देंगे, तो हम इतना झेल नहीं पाएंगे। सर डू यू टीच इन फाइनल? अभी तक नहीं विपुल, करूँगा, जब करूँगा तुम्हारे लिए दिक्कत होगा क्योंकि मैं AFM पढ़ाऊँगा। तो ये वाला बात हुआ हमारे एंड से कि भाई ये सारी चीज़ें हम आपको बता दें कि डिसीजन लेते वक्त कौन लेता है, एक बोलिए टॉप लेवल मैनेजर। अंडरलाइन दी वर्ड व्हाट, बताइए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर मीनिंगफुल बात बोलूं तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है सर, बोलिए, वर्टिकल का मतलब क्या होता है सर, ऊपर और नीचे। ऐसे मत लिख देना, बस एरो बनाना, ऊपर और नीचे, एरो बनाना, ऊपर और नीचे, मतलब वो जो बोला बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो सर ये हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ, दाएं और बाएं। हाँ, बिजनेस में नए प्रोडक्ट चेन्स लाना, लाइक सर CFA चालू करते हैं, सर FRM चालू करते हैं, अरे हंस रहे तुम लोग, सर MBA चालू करते हैं, सर आप
वही जैसे 11-12 बोले तो ये एक्चुअली चालू करते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो दाएं बायां बना लेना और एक ऊपर नीचे बना लेना, बस इतना बनाने से समझ में आ जाएगा वर्टिकल। और ये वैसे आगे जाके ये सब डिटेलिंग में है बच्चा, क्योंकि आगे हम ये सब चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी एक बार वर्ड आया तो मेरे को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक ही बात है। नहीं, वर्टिकल मतलब और हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं बाएं। ठीक, बस ऐसे याद रह जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात। तो सर एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशंस, ये हो गया क्या सर? पूरा बिजनेस लाइन ही चेंज करना। कि नवीन क्लासेस अब कैफे में जाना चाहता है, कि एक कैफे खोलना चाहता है, नवीन कैफे, न्यू कैफे, चैम हाउस, LMNOQ, टंकिन टेडी, ऐसे करके अगर हम लोग कुछ नया बिजनेस लाइन ही सोच ले तो वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब हम पढ़ाना भी नहीं, हम जाना चाहते हैं कि इसमें कैफे वैफे लाइन में एकदम बदमाश है। हाँ, तो वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन, पूरा डाइवर्सिफाइड काम करना। डन है? तो देखो 3 वर्ड बहुत ही मतलब रिलेटेड लग रहे थे तब तक जब तक नहीं सीखे थे। क्या सर? एक वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक क्या था हॉरिजॉन्टल, और एक वर्ड क्या है डाइवर्सिफिकेशन। देयर आर वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी 3। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन तीनों में क्या मतलब होता है। डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा वर्ड होता है, आप लोग सुने हैं कि नहीं पता नहीं, कॉन्ग्लोमेरेट। क्या वर्ड बोलते हैं मालूम? कॉन्ग्लोमेरेट। बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में सब सुना होगा। डाइवर्सिफिकेशन का दूसरा वर्ड क्या होता है पता है? कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस करना, उसको बोलते हैं हम क्या कर देना सर, डाइवर्सिफाइड काम करना। क्या मेरा ये इसमें भी धंधा है और इसमें भी, लाइक ITC इज अ डाइवर्सिफाइड या कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, टाटा इज अ कॉन्ग्लोमेरेट, रिलायंस इज अ, इमामी इज अ, तो वैसे बस ऐसे ऐसे अलग अलग। क्या बोलो, डर है सबको इतना सा बात? नेक्स्ट वर्ड क्या है सर? टेक ओवर्स, कंपनी खरीदना, मर्ज करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, नए डिसइन्वेस्टमेंट करना, पैसा निकालना, पैसा लगाना, R&D करना, रिसर्च करना जैसे हमने बोला, और सो ऑन। क्या ये सब कुछ एग्जाम्पल्स याद रहेंगे जो मैंने अभी बोला? क्या क्या वर्ड बोले वापस से बताइए। वर्टिकल, 3 वर्ड तो बहुत रिलेटेड था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटीग्रेशन, और एक क्या था सर? कैसे याद रहेगा? ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और पूरा नया नया काम करना। क्या डर है बात आपको? ये 3 वर्ड। उसके बाद क्या था? ग्रोथ, एक्सपेंशन करना। अच्छा, एक्सपेंशन मतलब एग्जिस्टिंग को ही बढ़ाना, और आगे पीछे और ऊपर नीचे, और एक नया। क्या डन है सबको? दूसरा क्या हुआ सर? दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रैटेजीज, क्या बताइए? नीड टू, सॉरी ऊपर छोड़ गया, टेक ओवर्स और मर्जर्स, नया कंपनी को खरीद लेना या जुड़ जाना, और या तो कहीं पैसा लगाना या पैसा निकालना। क्या ध्यान रहेगा सबको इतना सा बात? और कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। ये किस लेवल का काम है बताइए? कॉर्पोरेट लेवल्स का काम है। आइए, दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रैटेजीज need to be operationalized by divisional and function level strategies। मतलब समझ रहे हो? हमने बना तो दिया नहीं, अब इसका फर्दर डिसीजन और बारे में रिसर्च तुम लोग करो। हम सोच लिया, अब हमको लगता है ये करना चाहिए, अब इसका बेस्ट प्लान तुम लेके आ। क्या ये फिजिबल है? क्या अपने ये कर सकते हैं? हमारा ऑलरेडी टोबैको का प्रोडक्शन है, क्या हम वीड का काम चालू कर दें? टोबैको का काम है, सिगरेट का काम है, क्या हम वीड का काम चालू कर दे? सर इसके लिए पहले लीगल जाइए, अलाउड है कि नहीं। अगर अलाउड होता तो क्या किया अभी? अगर अलाउड होता तो क्या करते सर? इमीडिएटली चालू करते। बट क्या है सर, लीगली रुक रहे हैं। तो वही अब इसका क्या अब दिमाग में आया? क्या दिमाग में आया? टोबैको का काम कर ही रहे हैं, इंडिया के इतने बड़े टोबैको कंपनी है ही, क्या चालू कर देते हैं? वीड भी चालू कर देते हैं। जब सिगरेट में डाल ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, टोबैको की जगह क्या काम करते हैं? वीड्स का काम करते हैं। अब वीड का काम सोच तो लिए, बट इसका फिजिबिलिटी चेक करने छोड़ दिए इन लोग के ऊपर। जाओ पता लगाओ कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। हुक्का का फ्लेवर बना लेते हैं, क्या जाता है? सोचो, ITC अभी तक नहीं है इसमें। इफ ही वांट्स इट कैन कम। तो सोचो उसको कौन रोक रहा है इस डिसीजन को लेने में? ऑफ कोर्स कुछ फिजिबिलिटी फैक्टर्स है, कुछ है कारण जिसके वजह से ये उधर नहीं जा रहा। ये बड़ा ही सिंपल काम करना चाह रहा है, ये चाहता ही नहीं है उसमें फ्लेवरिंग का बात आ जाए वापस, वरना हो सकता है कुछ काम में दिक्कत हो, है कि नहीं। बहुत कम, देयर आर ओनली 1 और 2 फ्लेवर्स, और वो भी क्या होता है फ्लेवरिंग में? मिंट, हाईएस्ट मिंट, ऑरेंज मिंट।
फ्लेवर्ड है बट फ्लेवर सिंगल फ्लेवर्ड है। तुम अगर इसमें जाएगा ना तुम पगला जाएगा। हुक्का का फ्लेवर जानता है, लोगों को 3 मिक्स चाहिए कि ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। बाबा रसना ये वो सब चाहिए उसमें, 3 पान रसना सब चाहिए लोगों को। तो सुनिए, अच्छा बट वही जो तुमने अभी वर्ड बोला, ये जो ऑपरेशनल लेवल डिसीजन है वो अब उसको क्या कर दे रहा है, आउट बोल दे रहा है कि तुम लोग अब डिसाइड करो कि ये चीज़ फिजिबल है कि नहीं। दूसरा, फिर हम मेरे पास प्लान लेके आओ कि हाँ इसको अब कैसे करेंगे। हमने सोच लिया, थिंकिंग मेरा काम है, बट अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो कौन करेगा बताइए? ऑपरेशनल लेवल वाले लोग। तो यहाँ आया ऑपरेशनलाइज्ड बाय कौन, बताइए? डिवीजन एंड फंक्शन। अब इसको करना तुम्हारा काम है, मैंने तो सोच लिया। यानी कि प्रोडक्ट लाइंस के बारे में, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना बनाना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या रेंज में बनाना है, क्या दाम होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे, मार्केट में कैसे घुसेंगे, परचेज कहाँ से करेंगे और लोगों को कहाँ से लाएंगे, यानी लेबर। पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब लेबर। ये सारी चीजें अब किसके हाथ में है बताइए? उनके नीचे वाले। ये सब अब हम नहीं, ये तुम करके दो। क्या चीज? नहीं तो ये तो ले चुके, उसके बाद ये सोच लिए, तो उसके बाद उसको भी तो परचेज करना पड़ता है। एक बात बताओ, एक मैन्युफैक्चर क्या अपना कुछ शरीर का चीज डालता है बनाने के लिए? वो भी तो वो क्या करता होगा, खरीदता होगा। जैसे एक फैब्रिक वाला ऊन खरीदेगा, कॉटन खरीदेगा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं तो आएगा, पीछे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा कॉटन भी बनाना है तुमको, चलो ठीक है बना लो। तो कॉटन खरीदने के लिए तुमको वो बकरी का फार्मिंग करो पहले तुम, है ना? तो कितना भी पीछे चला जा तुम नहीं सकेगा। बेकार का अपने भाई वही बोला ना, डिबेट करके कोई लाभ नहीं है। सब चीज अल्टीमेटली एक रॉ मटेरियल तो होगा ही अगर मैन्युफैक्चरिंग में। चलो चलो छोड़ो 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 छोड़ो, सका नहीं है अभी, बहुत दिक्कत है मेरे आगे। बोलो डन। किसके लिए ट्रेडिंग? क्यों? मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तो परचेजिंग सोर्स है। तो अभी बताया, हमको शर्ट बनाना है तो हमको फैब्रिक नहीं चाहिए। बोलो डन है यहां तक? प्लीज सुनिए ना एवरीबडी, इस पूरे डेटा को हम अगेन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कहां पे सर? पेज नंबर 9 लिखवाया तुम लोग को। जाओ एक बार पेज नंबर 9 में, सिर्फ जाओ, सिर्फ जाओ। क्या दिखा आपको वापस से वही सब चीज? क्या कॉरपोरेट लेवल में कौन कौन आते हैं, डिविजनल लेवल में कौन कौन आते हैं, फंक्शनल लेवल में कौन कौन आते हैं, बताया गया है? क्या ऐसा कुछ डायग्राम मैंने आपको बनवाया जिससे आपको समझाने का कोशिश किया? और फिर उसके नीचे कुछ और डिटेलिंग है। अच्छा एक एसबीयू वर्ड दिख रहा होगा अगले पन्ने में, ठीक है? और सर और बहुत सारे यहाँ फंक्शनल लेवल, मतलब ये डिटेलिंग में है। तो आपका टास्क है, क्या टास्क है? हमारा टास्क है कि ये हम कल क्या करके आए, रीड। कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास होगा, एक रीडिंग आप देके आएंगे, डिस्कस में वापस से करूँगा। ये आपका होमवर्क है कि आप ये पढ़ के आए। क्या डन है बात आपको? आ जाइए वापस से, यानी पॉइंट नंबर 5 इज योर होमवर्क। इसके अंदर एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बना और वो ये था कि सर क्या ये डिसीजंस या स्ट्रैटेजीज सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हर लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं। क्या डर है सबको यहाँ तक बात? सेकंड क्वेश्चन था मेरा आज का, जिसको अपने को डिस्कस करना है। क्या दिख रहा है बताइए? ओके, हमने जब एक स्ट्रेटजी का डेफिनेशन पढ़ा था, याद करो, इट वाज अ डैश लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट या प्लान ऑफ एक्शन। याद है वर्ड? कहीं भी मैंने वर्ड प्री प्लान डाला था पूरे डेफिनेशन में? नोटिस करना प्लीज, क्या पहले कहीं भी डेफिनेशन में प्री प्लान डाला था? नहीं डाला। तो मेरा अब आपसे सवाल, क्या ये स्ट्रेटजीज प्री प्लान होता होगा? एग्जैक्टली। और इसका आंसर है पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। क्यों सुनना? एक स्ट्रैटेजी कभी भी पूरा का पूरा प्री प्लान नहीं हो सकता। अगर वो है तो समझ लेना इस डायनेमिक इन्वायरमेंटल चेंजेस में, इस डायनेमिक इकोनॉमिकल चेंजेस में, इस डायनेमिक पॉलिटिकल चेंजेस में, मैंने कुछ वर्ड्स बोले, अल्टीमेटली मैं इन सबको
एक वर्ड से अगर डिनोट करूं तो इट कैन बी सेड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, यानी हमारे आसपास के चीज़ों में इतनी डायनेमिक चीज़ें हो रही हैं कि हमें हो सकता है कुछ प्लान्स को बीच में क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े, वापस से बनाना पड़े। क्या होता होगा ये सब काम? हेंस द प्लान्स आर नॉट एवरी टाइम व्हाट प्री प्लान। हाँ, कुछ प्री प्लान रहेंगे, कुछ उस प्लानिंग में मॉडिफिकेशंस या न्यू प्लान्स ऐड होने ही है। इसलिए याद है एक डायग्राम बनाया था, एरो देके वापस घुसे थे वहाँ, याद है? इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं दिए थे, फिर रिवैल्यूएट करके घूम घूम के आ रहे हैं, और फिर से वो एरो कहाँ घुसा था देखे थे? स्ट्रैटेजी की ओर। यानी अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी एक बार में नहीं बनता है, स्ट्रैटेजी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक बार में ऐसे नहीं है बना के छोड़ दिया बैठे रहो 5 साल बाद देखेंगे क्या हुआ है, नहीं। हर मोमेंट, हर टर्म, कुछ भी चेंज आने के कारण कुछ फैक्टर्स बोले, ध्यान रहेगा, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, क्या क्या वर्ड नहीं है। अल्टीमेटली आप बोलना चाह रहे हो आसपास, यही वर्ड आगे जाके क्या बनेगा हमारे लिए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको जज करके हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। क्या नहीं लगता गजब लिंकिंग हो रहा है हम जो समझ पा रहे हैं? तो सर स्ट्रैटेजीज आर नॉट क्या प्री प्लान। तो इस वजह से एक बहुत ज़बरदस्त केस स्टडी इसके ऊपर बनता है क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रैटेजीज आर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। क्या बोले सुने? स्ट्रैटेजीज आर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। बताइए क्या है? बोथ। दे आर पार्टली प्रीएक्टिव, दे आर पार्टली रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। क्या लॉजिकल लगा ये लाइन? लिखना इस बात को नीचे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, all the strategies of a company या of an organization cannot be dash। बताइए क्या? वेरी गुड, प्री प्लान्ड। all the strategies of an organization cannot be pre planned because of, बताइए रीजन। वेरी गुड, डायनेमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और हेंस अब ये इस चैप्टर को समझना है तो हमें अब अगली बार क्या समझना है? नेक्स्ट चैप्टर कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। हम लिंक कर दिए नेक्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर को। क्या डन है सबको? इतना बात क्या क्या आते हैं जनरली इसमें? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अच्छा लगे तो बोलना। इसका वर्ड आगे जाके आपके काम का है, पेस्टल। और पता है ये वर्ड है, मतलब ये मैंने नहीं बनाया है, प्लीज मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। ये वर्ड आप आगे जाके सुनेंगे, सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ये एक ऐसा एक्रोनिम नहीं है जो मैंने बनाया है, ये एक बुकिश एक्रोनिम है जो यूज होता है बुक्स में भी। क्या वर्ड लिखा बताइए? पेस्टल। ये पेस्टल में क्या 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 है सुनना। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ट्राई लेते। E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड्स फॉर लीगल, एंड आज के दिन E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट्स, यानी वो जो नेचर जो होता है। ये सारे 6 कंडीशन पे बेस्ड है कि हम इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में ये 6 चीजें चेंज होती हैं हर बार। तो प्लीज एवरीबॉडी ब्रैकेट में लिखेंगे पेस्टल और एरो निकालते रहेंगे खुद से, वापस से सोच सोच के। P क्या था, E क्या था, S क्या था, T क्या था, L क्या था, E क्या था, सोचते रहेंगे। बताइए P स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड ऑनलाइन लाइव। पॉलिटिकल। ऑनलाइन लाइव हो सकता है थ्योरी सब्जेक्ट में मैं थोड़ा कम चैट्स देखूं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, मेरे को फ्लो में बोलना पड़ता है और यहाँ कोई आंसर नहीं जानना है आपसे जिससे मेरे को बार बार चैट देखना पड़े। तो मैं थोड़ा कम देखूं बट देखता रहूँगा, चिंता मत करो, आपको भी बताता रहूँगा क्या कर रहे हो आप लोग। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल।
वही तो आगे पढ़ेंगे उसके बाद, अभी ये वाला बात करेंगे, और वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा हमारे लिए वो चीज़। माइक्रो तो इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, वही बात करेंगे। इंटरनली हम खुद होते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे ही दोनों बात कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल सिर्फ माइक्रो कि मैक्रो? हम पॉलिटिकल मतलब माइक्रो मतलब हम अपना ममता जी का भी बात सुनना है हमको, और मोदी जी का भी बात सुनना है। एक हो गया माइक्रो और एक हो गया, तो क्या पॉलिटिकल सिर्फ मैंने मैक्रो बोला? पॉलिटिकल क्या बंगाल का पॉलिटिक्स नहीं आएगा इसमें? आएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबका आएगा। इसीलिए तो यहाँ पे वो टाटा बेचारा खोल नहीं पाया, नहीं तो आज यहाँ होता सबसे बड़ा यूनिट नैनो बनने का, बट हुआ ना। क्या चीज? हाँ हाँ, बहुत चीज, बहुत लोकल अथॉरिटीज भी आते हैं। फिर वही माइक्रो और मैक्रो तो दोनों में आ गया, एक्सटर्नल में दोनों आते हैं। पूरा का पूरा इंडस्ट्री को करेगा, इसलिए तो बोल रहे हैं पहले डायनेमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। डायनेमिक हम खुद थोड़ी है, सप्लायर को तो हम थोड़ी बदल सकते हैं, और हम थोड़ी सिर्फ एक ही सप्लायर है दुनिया में। बट पॉलिटिक्स के कारण जो तुम अभी वर्ड बोला कि सबको इफेक्ट करेगा, आज अगर एक सप्लायर हमको बुक देने से रेट में मना करता है तो हम क्या कर लेंगे? सप्लायर चेंज, हम सरकार चेंज कर लेंगे? नहीं कर पाएगा। हम इन्फ्लुएंस कर भी लिया तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? रेट चेंज करना पड़ेगा, या तो हमको आदमी चेंज करना पड़ेगा। बट क्या हम सरकार चेंज कर दे? सब चीज नेगोशिएबल। हम तुम लोग को एक दिन एक चीज बोला था, सुनना एक चीज, आप लोग सुनते होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स इन दिस वर्ल्ड। मैं बताता हूं क्या, एक वर्ड बोलूंगा, देखते हैं दूसरा तुम लोग बोलते हो कि नहीं। कंट्रोलेबल फैक्टर, तो दूसरा क्या होगा? वेरी रॉन्ग। देयर आर नो थिंग्स कॉल्ड नॉन कंट्रोलेबल, देयर इज लेस कंट्रोलेबल थिंग्स। इफ यू आर थिंकिंग कि दुनिया में ऐसे कोई चीजें हैं जो आप चेंज ही नहीं कर सकते अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो यू आर रॉन्ग। पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। अंगूठा कौन लगा के आता है? हम, यानी हम कहीं ना कहीं 0.00001% भी उस फैक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। किसको? इसलिए तो बोल रहे हैं हम लोग उस चीज को लीगलाइज नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? हम वो चीज को बाहर काम चालू कर सकते हैं जहां वो चीज लीगल है। कि हम छोड़ दिया काम करना ही? मेरे दिमाग में हम वीड का काम करते हैं, आज हम इतना अच्छा जान गए इसका प्रोसेसिंग। आई नो हाउ टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर सिगरेट इन अ वेरी गुड रेट, सो दैट नेग्लिजेंसीज, रिजेक्शंस आर वेरी लेस। चलो चलते हैं लास वेगस, और वहां क्या चालू करते हैं? वीड का प्रोडक्शन। कौन रोक सकता है हमको? कोई नहीं रोक सकता। फिर वही बोले हमरे साथ लग लेना, बट क्लास के बाद प्लीज सबका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। इसके लिए मैं वापस से बोल दूं, P स्टैंड्स फॉर व्हाट बताइए? पॉलिटिकल। E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी। जो हमने बोला कोविड इम्पैक्टेड आवर बिजनेस अ लॉट। अगर आज हम पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में नहीं होते, आज हम अगर सिर्फ घर घर या फिर बोल लो एक क्लासरूम में लाइव एट सेंटर क्लासेस दे रहे होते, तो हम खत्म हो चुके होते। हम में कोई नहीं जानता अगर हम जल्द से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाते। आपके लिए ये चीज़ सोचना आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू फेस सच सिचुएशंस। कई लोगों के यहाँ पे भी रिलेटिव या खुद का बिजनेस हैम्पर होते हुए देखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि सर हम टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं थे। अगर हम होते तो आज शायद हम आगे निकल चुके होते। हुआ बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई फैक्टर था जिसके कारण हम उस चीज़ को कम इफेक्ट करवा पाते। नेक्स्ट क्या आया बताइए? लीगल। और लास्ट में क्या आया बताइए? इन्वायरमेंटल। क्या सबने ये एरोज दे के लिख लिया? तो ऑल स्ट्रेटजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी प्री प्लान्ड बिकॉज ऑफ डायनेमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड सच फैक्टर्स। क्या डन है सबको इसका बात? देयरफॉर strategies are very good. Strategies are बताइए very good. This word must be there. Partly proactive. What do you mean by proactive, sir? पहले से सोच के रखना। और रिएक्टिव क्यों आया? इस कारण की वजह से। एंड व्हाट? पार्टली क्या? रिएक्टिव। तो रीजन ऑफ
हैविंग रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या है? ये डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये डायनेमिक इन्वायरमेंट हमको कौन सा कंडीशन लेके आया कि सारे स्ट्रैटेजीज हम प्री प्लान्ड नहीं चल सकते, करते हैं बट रखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्री प्लान भी बनता है और उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है ड्यू टू डायनेमिक इन्वायरमेंट चेंजेस। क्या ध्यान रहेगा सबको? कौन सा फैक्टर? कंपटीशन इंटरनल फैक्टर है। अब तुम्हारे आपस के जो कंपटीटर्स है वो पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस में, जिसमें हम बोलेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, वो इंटरनल फैक्टर है। अगेन तुम एक्सटर्नल को बहुत ही नैरो डाउन कर दे रहे हो। तुमको लग रहा है जो मेरे अंदर नहीं है वो एक्सटर्नल है, ऐसा नहीं है। वो मेरे इंडस्ट्री के अंदर है, वो भी क्या है मेरा? बोलो इंटरनल फैक्टर है। एक फर्म के लिए उसका कंपटीटर इज एन इंटरनल फैक्टर, ऑल्दो यस एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। अब उसके कारण थ्रेट्स अराइज होते हैं। और वो जो तुम बोला कौन सा फैक्टर कि कंपटीटर्स कहाँ आएंगे, तो कंपटीटर्स यहाँ कहीं ना कहीं आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं सर? वो इकोनॉमिकल डिसीजन से आ रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि उनके पास एक हथियार आया कि वो कोको कोला को इतने सस्ते में बेच पा रहे हैं, तो पेप्सी जानना नहीं चाहेगा कि वो कहाँ से उसको सप्लायर मिल रहा है जिससे वो क्या कर पा रहा है, इतने सस्ते में माल बना पा रहा है। तो फैक्टर्स कहीं ना कहीं तुम यहाँ भी खोज लेगा। और वहाँ थ्रेट्स में मैं बोलूँगा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तुमको किस तरीके से फिर नुकसान पहुँचाते हैं। उसके पास कोई ऐसा सप्लायर है जो उसको इतने सस्ते रेट में काम दे दे रहा है। करेंगे ये सब बात। लेट अस नॉट ड्रैग राइट नाउ बिकॉज अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और आगे चलते चलते आपको बहुत ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जो मैं समझाऊंगा। मैं बड़ा ही पेशेंस के साथ पढ़ाना चाहता हूँ जिससे आपको ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली याद भी होते रहे। चलिए एवरीबडी, तो स्ट्रेटेजीज आर पार्टली व्हाट प्रोएक्टिव एंड पार्टली व्हाट रिएक्टिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं चाहता तो बुक से अंडरलाइन कराना चालू करता, बट मज़ा नहीं आता जब तक अपने इस सब चीज़ को एग्जाम्पल्स के तौर पे और अपना एक तरीके से एक होता है ना अपने वर्ड्स यूज़ ना कर ले। तो ये कुछ वर्ड्स है जो शायद आपको यहाँ पे अभी नहीं मिले, मैं अपने तरफ से समझाने के लिए यूज़ किया। तो पेज नंबर लिखिए इसको, जहाँ पे जाके अपने अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बताइए अगेन पेज नंबर 2 आ जाइए अपने बुक के पेज नंबर 2 में। हेडिंग दिख रहा होगा जिसके अंदर हमने आज ये बात पढ़ा। MCQ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये है, जिसके अंदर हमें अब काम की बातें लिखनी होगी इंस्टीट्यूट द्वारा। क्या स्टार्ट करें रीड करना? पहले आइए। अ कंपनी स्ट्रेटजीज इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, अब आप ब्लेंड मिक्सचर कुछ भी वर्ड यूज कीजिए, बट क्या बोल रहा है? टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? प्रोएक्टिव एक्शंस on a part managers to improve company's market position and financial performance। वही मतलब to achieve the goals, objectives, visions and missions। तो वो जो हम बनाते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? बताइए ना, प्रोएक्टिव एक्शंस। बट वो एक्शंस यानी वो रिएक्शंस जो अनएंटिसिपेटेड, अब ये वर्ड आना चाहिए हमारे, मतलब क्या सर? जो सोचे नहीं थे हो गया, जैसे कोविड, तो ये क्या है सर? एक अनएक्सपेक्टेड या अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और कुछ फ्रेश मार्केट कंडीशंस है, नए रूप से चालू हुए इन दिस क्या डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। ये वर्ड्स मैंने आपको एक तरीके से लिखवाया, डायनेमिक भी, बिजनेस इन्वायरमेंट भी, अनएक्सपेक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, ये सब वर्ड्स आने चाहिए। तो ये फर्स्ट रीजन था प्रोएक्टिव का, और रिएक्टिव का कारण था डायनेमिक, क्या बोलिए? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स अ कंपनी यूजेस व्हाट? देखो, बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज टू कोप अप विथ अनसर्टेन बिजनेस। मैंने ये लाइन लिखवाया है तुमको, क्या डन है? प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर क्या? बताइए, प्लान्ड, अंडरलाइन द वर्ड एंड राइट प्री प्लान्ड। मैंने एक वर्ड आपको और बोला, प्रोएक्टिव आर व्हाट? Proactive are what? Pre-planned strategies, whereas reactive is adaptive reaction। मतलब क्या सर? ये प्री प्लान नहीं था, ये तो अडेप्ट किए जब कुछ हुआ तो। टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर, प्रोएक्टिव का दूसरा नाम प्री प्लान स्ट्रेटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का दूसरा नाम प्री प्लान स्ट्रेटेजी, और रिएक्टिव का दूसरा नाम अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज, अडेप्ट किए। जैसे अपने बचपन में भी सुनते थे, अडेप्ट करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही चीज़। कौन इसको जल्दी से अडेप्ट करता है वो आगे बढ़ जाएगा। चेंजेस को अडेप्ट करते रहना पड़ता है। सुन दे, बहुत बार सुने, ठीक है ना सबको? ये दोनों वर्ड्स
अब देखो इंस्टीट्यूट भी क्या करता है, एक ही लाइन का मतलब को बार बार ऑफ कोर्स कुछ नए वर्ड से बढ़ाने का कोशिश करेगा, वरना कंटेंट वाइज तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। बट देखो अगला पैराग्राफ भी तुम पढ़ोगे तो वापस से यही बोलेगा, क्या एक स्ट्रेटेजी ऐसा ही बनना चाहिए कि वो अगेन उन दोनों को जोड़े, क्या जोड़े, एक प्रोएक्टिव को एक रिएक्टिव से। देखो पढ़ो, क्राफ्टिंग, अब देखो भारी भारी वर्ड यूज करता है और कुछ नहीं, अगेन सिंपल वर्ड भी बोल सकता था कि फॉर्मुलेटिंग, बट वर्ड क्या यूज कर लिया इस बार, क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी डज इन्वॉल्व स्टिचिंग, वही जोड़ना, इंटीग्रेट करना, क्या, टुगेदर अ प्रोएक्टिव, जिसको बोलते हैं इंटेंडेड स्ट्रेटेजी, जो मेरा इंटेंशन था शुरू से, बेस्ड ऑन प्रायर, आया ना वो वर्ड जो वो लोग पहले मिस किया, हमने पहले ही अपने आंसर में लिख दिया, क्या, प्री, प्रायर मतलब प्री, प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस के कारण, जो हमारा पहले से सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रह चुका है इस चीज में, एंड देन क्या, अडेप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल व्हाट, और अडेप्ट करना क्या, टुकड़ों में चेंजेस को, यानी प्री प्लान्ड एक बार में सोचते हैं प्रायर सक्सेसफुल कंडीशंस पे, बट रिएक्शन किस में होता है, टुकड़ों में, ऐसे याद रहेगा, क्या होता है बताइए, टुकड़ों में। तो ये रहा लिखा हुआ है, पीसेस मतलब क्या सर, वो सारे स्ट्रेटजीज तो टुकड़ों में बनते हैं, प्री प्लान कब बनता है बताइए, एक बार में। लिख लीजिए प्लीज इस बात को कि प्री प्लान स्ट्रेटजी यानी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज जनरली वन टाइम अफेयर, जबकि रिएक्टिव क्या है बताइए, बोलिए, हाँ ऐसे बोल सकते हो, रिएक्टिव स्ट्रेटजीज आर मल्टीपल टाइम्स अफेयर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि सर इट इज बीन ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, परविसिव, और एक तो होता है आपके लिए कि आप उसके रिएक्टिव वे में बात करें। क्या डन है, लिख लीजिए, क्या कोई डाउट, एसी कुछ सुनाई दिया मेरे को, क्या डन है सबको, क्लियर है? तो बताइए रिएक्टिव के दूसरे नाम, वापस से, रिएक्टिव के दूसरे नाम, रिएक्टिव के दूसरे नाम अडेप्टिव स्ट्रेटजीज, याद रहेगा क्या सबको? और ये टुकड़ों में बनते हैं, और वही उसके दूसरे नाम सर प्रीएक्टिव यानी प्री प्लान्ड, प्रायर प्लान, है ना, और इंटेंडेड, वेरी गुड, क्या वर्ड बोला एक और, इंटेंडेड स्ट्रेटजी, जो कि हम शुरू से सोच के रखते हैं। इजी है सबको? चलो अब ये अगला पैराग्राफ इतना काम का नहीं है, ये वही वाला बात एक एग्जाम्पल से समझा रहा है, जैसे यूपीआई आज के दिन पे कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे दुनिया में, जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी एक फैक्टर लेके। प्लीज पढ़िएगा ये एग्जाम्पल आप लोग, रीड, ये रीड है इंपॉर्टेंट, वो 2 पैराग्राफ था, अगर एक केस स्टडी आता है 4 नंबर 5 नंबर का, तो उतना अगर ठीक से लिख दे तो ही फुल नंबर मिलेगा। मैंने पहले भी बोला बी टू द पॉइंट, और मैंने वही कोशिश की आपके इंस्टीट्यूट बुक से जो टू दी पॉइंट वाले कंटेंट है सब यहाँ लाने का, वरना इंस्टीट्यूट बुक आपको दिखेगा इतना, मेरा बुक दिखेगा इतना। तो ऐसा क्यों है सर? क्योंकि मैंने जो काम का बात है वही लिखा है। फिर अगर वो सारा ज्ञानबाजी लिखेंगे, जब मैं बोल दूंगा काट दो या छोड़ दो, तो फायदा क्या है वैसा बुक बना के? तो आपको कई किताब मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा अरे बाप रे इतना सारा किताब में पेजेस है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अबे यहाँ कुछ भी नहीं है तो उनका एक बार किताब खोल के देखना, वो लोग यही बोलता होगा, या तो रीड या छोड़ देता होगा, बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। हम वो काम नहीं करना चाहता, हम ये करना चाहता है कि सर आप सब जो काम का बात है वही पढ़ो। अब आप इस एग्जाम्पल की जगह मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप कुछ अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, नॉट नेसेसरी आप इनका ही एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल इज सेल्फ मेड, बट ये 2 पैराग्राफ क्या होना चाहिए आपका आईसीआई के हिसाब से, और वो ये है। ये पैराग्राफ आप भले ही अपना कुछ बना के लिख दो, इन कोविड टाइम बोल के ऐसे करके, मतलब आंसर को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए। यानी ये रीड इसलिए क्योंकि वी कैन मेक आवर ओन एग्जाम्पल, हम अपना ओन एग्जाम्पल भी यहाँ दे सकते हैं। डन है? और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में भी समझा सकते हैं उनको, इतना भारी भारी वर्ड यूज करने का दरकार नहीं है अगर हमें लगता है तो। बट ये पहला 2 पैराग्राफ मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर मेन आंसर। इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते, उसको अडेप्ट करना है, उसके साथ साथ कैसे चलना है वो देखना है। नेचुरल इफेक्ट्स को भी बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट करके किया जाता है। जैसे आप जानते हो आज के दिन में सुनामीज, आज के दिन में फ्लड, इनसे भी लड़ने के लिए
कुछ ऐसे इक्विप्ड चीजें हैं जो हमें रोक सकता है, भले ही खत्म नहीं कर सकता, उसको रोक तो सकता है। हम पहले से पता तो कर सकते हैं ये होने वाला, और उस कारण से वहां से पहले से वो काम को ठीक कर सकते हैं। तो वही चीज है, जैसे कोविड आया, रोक नहीं सकते कोई कोविड, बट उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको भाई अपने को आपको होने से रोक सकते हैं। मास्क पहन लेना है कि नहीं, 3 मीटर की दूरी रखना है, सब सुना हुआ है आपका तो मेरे ख्याल से। ओके, आप तो इस युग के ही हैं जो ये चीज़ देखे। हो सकता है आने वाला 5 साल 10 साल 12 साल बाद वाला बच्चा बोले ये क्या बोल रहा है, ये क्या डन है सबको? तब तक ये वीडियो चलेगा क्या पता नहीं। बोलो डन है कि आगे बढ़ सकते हैं, तब एग्जाम्पल कुछ और आ सकता है, पता नहीं क्या। बट अभी के लिए एवरीबडी, क्या स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव का एक केस स्टडी का सुंदर आंसर रेडी है क्या? तो पूरा कंटेंट जितना भी हमने पढ़ा अभी तक 2 पन्ने में, ये समझ में आया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पेज वॉज फॉर एमसीक्यू एंड सेकेंड पेज आर फॉर केस स्टडीज। क्लियर है? दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल और मार्क्स वाइज सेम मार्क्स एज अदर चैप्टर्स। तो अगर यहाँ ज़्यादा फोकस करे तो रिलेटिवली ये ज़्यादा नंबर ला के देगा, क्योंकि चैप्टर वाइज ये बहुत छोटा है, कंटेंट वाइज बहुत छोटा है, टॉपिक्स वाइज बहुत छोटा है, बट मार्क्स वाइज इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईसीआई तो अभी तक यही वेटेज दिया, तो सर उस हिसाब से तो ये चैप्टर अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो बहुत मस्त हो जाएगा हमारा। ओके एवरीबॉडी, पक्का? नेक्स्ट टॉपिक बताइए क्या दिख रहा है जो मैंने आपको बोला था, क्या? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। चलिए कॉपी में भी हेडिंग देंगे सारे बच्चे, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और उससे 6 एरोज निकालेंगे। यार इधर चलो, एरोज मत निकालो, सिर्फ लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। हेडिंग दे दिया सबने? क्या दिया बताइए? सम इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए अब जो जो बोल रहे हैं वैसे बनाइएगा। एक ट्रायंगल बनाइए, रेडी? और सबसे ऊपर डालिए ट्रायंगल में वैल्यूज। क्या वर्ड बोले बताइए तो? वैल्यूज। क्या लिखे हैं बताइए? वैल्यूज। क्या मतलब होता है वैल्यूज का सर? बिलीव्स। वैल्यूज एंड बिलीव्स आज के दिन में, मैंने पहले भी बोला, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले अपने पढ़ते थे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आज के दिन में अगर ये स्लोगन चलाओगे ना, सही नहीं है, क्योंकि आज के दिन में एवरीथिंग इज नॉट फेयर। आपको ये समझना होगा कि वैल्यूज सबसे ऊपर आते हैं आपके लिए, और इस वजह से आप बेस्ट एग्जाम्पल जानते हो, एक कंपनी जो वैल्यूज पे बहुत बिलीव करती है, बिकॉज ऑफ ओनली 1 पर्सन, रतन टाटा। उनके वैल्यूज और बिलीव्स के कारण आज वो कंपनी इतनी प्रचलित है। आपको मालूम है लेबर टर्नओवर रेशियो बोल के आपने एक टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपके उसके ऊपर एक केस स्टडी भी बनाया था कि सबसे कम लेबर टर्नओवर रेशियो इस कंपनी की है, क्योंकि वो बिलीव्स पे बिलीव करते हैं कि भाई हमारे एम्प्लॉय यदि हमारे साथ है तो वो आगे तक हमेशा हमारे साथ रहे। अब उसको रोकने के लिए हम जो हो सकता है अच्छा काम करेंगे, और हाँ कुछ रोक नहीं सकते कुछ चीज़ों को, तो बात अलग है। तो आज वैल्यूज और बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी जन को आगे बढ़ने के लिए। जनरली इस वैल्यूज और बिलीव्स के कारण कभी कोई धंधा रुक जाता है, कभी कोई धंधा चल जाता है, कभी कोई मर्जर चलता है, कभी कोई मर्जर नहीं चलता, क्योंकि सबके वैल्यूज और बिलीव सेम नहीं होते। आज हम और अविनाश सर अगर साथ में हैं, उसका वन ऑफ द रीज़न है कि हमारे माँ बाप ने हमें जो बात सिखाया है और जो हम जानते हैं हम उसको कभी पीछे नहीं करेंगे, विच इज़ हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स। तो ये आज के दिन में एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना बिजनेस कई बार टूट जाता है अगर उनका क्या खराब हो बताइए, वैल्यूज़ और बिलीव्स। तो वैल्यूज़ और बिलीव्स गुड होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में आगे सुनेंगे, बट अभी एक इन्फोसिस दे रहा हूँ बस वर्ड पे कि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है बता बिजनेस के लिए, एक वैल्यू और बिलीव। जो आज के दिन में हम कई बार सोचते छोड़ना, इसके बारे में क्या सोचना, चल काम चालू करते हैं, करना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके साथ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है प्लीज सुनना, इज कॉल्ड विजन। क्या वर्ड बोला बताइए? विजन। लिखेंगे प्लीज एवरीबॉडी, विजन। हाँ, अब ये क्या होता है सर?
विजन का मतलब क्या होता है सर? अगर हम विजन वर्ड का मतलब सीखना चाहें तो आप इसको क्या बुलाते हो बताइए सर? एक विजन होता है कि एक कंपनी अपने आप को कहां देखता है, यानी वो अपने आप को कहां पे बनना चाहता है। जैसे अगर आपके साथ बात करें तो यू ऑल वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन और अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अर्न योर इनकम एंड बी वेरी गुड पर्सन, और ये सब जो बात होता है। ये जो बात मैंने बोला इसको हम बोलते हैं कि हमारा विजन है। इस विजन को अगर और ब्रॉडली बात करूं ना तो इसको बोलते हैं हमारा इंटेंट क्या है। क्या वर्ड बोले सुने? इंटेंट। जैसे बोलते हैं तुम्हारा इंटेंशन क्या है करने का, तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? इंटेंट। जैसे मेरा इंटेंट है कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हम एक बहुत ही वाइज इंसान बने, हम और अविनाश मिलके कई लोगों को क्या करें सर? इनलाइटन करें अबाउट आवर नॉलेज एंड व्हाट वी हैव लर्नड, और आप लोग तक पास ऑन करें। ये हमारा क्या हुआ बताइए? इंटेंट। अब इस इंटेंट के एक अगर ब्रॉडर सेंस में और बात किया जाए तो आता क्या वर्ड है बताइए? विजन। विजन मतलब क्या है सर? हमें कोशिश करना है कि हम इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट लेवल के क्या बन जाए बताइए सर? इंस्टीट्यूशन जो सीए पढ़ाते हो, सीए में पढ़ाते हो। तो ये हमारा क्या हुआ? विजन, बिकॉज आवर स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाज दैट। तो हमें वो करने के लिए जो हम सोच रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए? विजन। और जो क्या क्या मकसद क्या है हमारा, बोलते हैं ना जिंदगी का मकसद क्या है? क्या करना, आप लोग तक क्या पहुंचाना? ज्ञान पहुंचाना। अब तुम बोलोगे सर ये तो वो बात हुआ है, तो अंदर अंदर क्या पैसा, तो वो तो कमाना है ही, वो तो सबका इंटेंट है, बट कुछ और भी तो अलग बात होता होगा। एग्जैक्टली अगर आपको एक कंपनी को बड़ा रूप में देखना है तो आपको अपना विजन्स, अपने स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या वर्ड बोले सुने, बहुत ज़्यादा स्मार्टली सोचने होंगे और बहुत यूनिक होने चाहिए वो, तभी एज अ कंपनी आप बड़ी कंपनी कहलाते हो। बोलते हो ना सोच छोटा है इसीलिए छोटा ही रह गया, वर्ड सुनते हो कि नहीं? सर कभी सोचे ही नहीं इतना बड़ा इसलिए शायद कभी बने ही नहीं इतने बड़े। तो सोच ही होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सोच ही ना हो तो हम शायद अपने कंपनी को कभी ग्रो करवा ना पाए। हेंस विजन के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ना चाहूंगा जिसको मैंने वर्ड क्या दिया आपके लिए बताइए? स्ट्रैटेजिक। बताइए क्या? इंटेंट। मेरे लिए ये भी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बट क्या डिफरेंस है? एक एग्जांपल से मैंने कोशिश की आपको बताने का कि मेरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या और मेरा फिर विजन क्या। सुन पाए थे आप वो बात? क्या था बताइए? स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है हमारा? नहीं, गलत। क्या है? लोगों पे क्या करना बताइए? इम्पैक्ट छोड़ना। एक क्या? अपना नॉलेज को एनलाइटन करना सबके आगे कि भाई तुम लोग भी उस चीज से एक वाकिफ ले लो। बट इसको करने के लिए यानी इतने सारे स्टूडेंट्स को एनलाइटन करना, इसके लिए क्या बनना होगा? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन, और वो हमारा क्या है? विजन। और हमारे लिए वो क्या है बताइए? इंटेंट हमारा क्या था? कारण क्या था ये? अब ये कारण के अंदर वैल्यूज़ भी आने बहुत ज़रूरी है। क्या इसके लिए किसी को धक्का मार के कुचल के आगे बढ़ सकते हैं? सर कभी नहीं बढ़ सकते आप किसी को कुचल के आगे बढ़ोगे आपके वैल्यूज़ यहाँ खराब हो जाएंगे। हाँ, ये भी एक स्ट्रेटजीज हो सकता है सर कि उसको हटा के ये करना है, तो वो बहुत दिक्कत है। आप अपने कर्तव्य को फॉलो करते रहो, अपने आप देखा जाएगा। अब यहाँ आता है ऊपर वाला चीज़ एक और, क्या? वैल्यूज़। अब उसके ऊपर कुछ नहीं है। तुम बोलोगे सर ये करने के लिए तो हम थोड़ा ये कर लेते ना, थोड़ा गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कौन रोक रहा है? ऊपर वैल्यूज़ रोक रहा है। हमारा वैल्यूज़ और बिलीव्स प्राइमरी है, वो कभी भी आगे उससे नहीं जाने चाहिए। हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज़ कभी उसको क्रॉस नहीं करने चाहिए कि गलत मीन से कोई को लेना। जैसे अभी आप सुनते हो ना वो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का क्या हाल है? यही कहानी है। क्या उनका? वैल्यूज़ बिलीव्स। अब ये वैल्यूज़ बिलीव्स खराब होने के कारण वो वहाँ है, और वैल्यूज़ बिलीव्स किसका स्ट्रॉन्ग था? संदीप माहेश्वरी का, इसलिए वो वहाँ है। तो वैल्यूज एंड बिलीव्स आता है, वरना दोनों पहले क्या थे बताइए? सक्सेसफुल। विजन इंटेंट सेम था। क्या विजन इंटेंट था उनका बताइए? क्या बनना है? नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। लोगों को क्या बनाना है? सक्सेसफुल आदमी आगे जाके। लोग हमसे क्या ले? प्रेरणा ले। बट एक का क्या था? वैल्यू खराब, और एक का बिलीव्स खराब था, एक का बिलीव्स अच्छा था। अब वो आगे जाके क्या और हो वी डोंट नो, बट ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पे, अभी रनिंग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब एकदम थिन लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा डिफरेंस है बट बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस आना चालू हो रहा है। इसलिए मैंने बोला सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ सेम है बट हल्का हल्का डिफरेंस है सब में। अगला कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड, बताइए क्या?
मिशन। अब लगता होगा विजन और मिशन सेम है। चलिए मेरे ही एग्जाम्पल को कोई बता सकता है इसमें मिशन क्या होगा, अगर तुमको आइडिया है तो। जैसे मेरा विजन क्या है, तो वो तो विजन हो गया, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन हो गया। सोचिए मिशन क्या होगा मेरा। अब इसको करना कैसे है, वो मेरा मिशन है। मतलब इसके लिए हमको धीरे धीरे फाउंडेशन करना है, हमको इंटर पढ़ाना चाहिए, हमको फाइनल पढ़ाना चाहिए, हमको ये सब्जेक्ट करना चाहिए, हमको ये सब्जेक्ट के लिए ये टीचर्स के साथ जुड़ना चाहिए, हमको आगे जाके ऐसे एक इंस्टीट्यूशन के लिए तैयारी करनी है। तो अगर हम अपने आप को वो देख रहे हैं तो हमको क्या बनाना होगा, टीम, हमको क्या प्रोवाइड करना होगा, ऑल 3 लेवल्स। तो वो सब चीज करना क्या है मेरा, बताइए, मिशन। एक एक करके टिक करना कि आज फाउंडेशन में बेस्ट टीम बन चुके हैं, इंटर में ड्रीमिंग ऑफ बीइंग बेस्ट टीम। देखा करो हम लोग का ये वर्ड है ड्रीम टीम चल रहा है, मतलब टिल येट वी हैव अचीव्ड अ कंडीशन की फाउंडेशन तो चलो पार है, अब इंटर के लिए वी आर ड्रीमिंग और उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। अब वो ड्रीम टीम कब जाके टिक हो जाएगा तो वो बेस्ट बन जाएगा और उसके बाद हम फाइनल का ड्रीम टीम बनाएंगे और हम क्या अचीव कर लेंगे हमारा जो शायद हमारा विजन है। बट उसके लिए हम छोटे छोटे क्या पैक्ट्स में डिवाइड किए, बताइए, हमारे मिशंस। क्या बोलो, मिशंस और विजन्स में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्लियर है? अगेन रियल लाइफ में ये सब क्या रहते हैं हमारे लिए, सिनोनिम्स। अगर कोई आदमी बोलता है तो मकसद, विजन, विजन क्या तुम बोल रहा है भाई, सब तो एक ही है, बट नहीं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। और वो क्या है वो डिटेलिंग में पढ़ेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अभी हम एक ऊपरी वर्ड समझ रहे हैं जो कि लोगों को बहुत दिक्कत देता है, नहीं तो ये शब्द समझने में। बेस्ट अपने अपना एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ज़्यादा कोई हार्डकोर बड़ी बड़ी कंपनीज का बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम्स आर गोल्स। क्या आता है नेक्स्ट, बताइए, गोल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, बताइए, गोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय गोल्स सर? सर अभी तो बोला मिशन, फिर क्या गोल्स? सुनना, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। गोल्स आर क्वांटिफाइड, गोल्स आर क्वांटिफाइड, मिशंस आर नॉट क्वांटिफाइड। मिशन है कि मेरे को क्या करना है, टीम सबसे बढ़िया बनाना है। हमको मेरा गोल क्या है मालूम, कि मेरे को 5 साल के अंदर अंदर इतना 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 सब्जेक्ट, इतने 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 स्टूडेंट्स, इतने 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 रेवेन्यू, इतने 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 टीम, इतने 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 खर्चे, ऐसे 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 बुक्स, ऐसा 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 काम करना है। तो वो जो स्पेसिफिक हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है पता है, गोल्स। यानी गोल कभी भी ना गोल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा वर्ड बोला, जो अपने बोलते हैं ना कि सर हम लिखते ही नहीं अपना प्लान, क्या करना है, बस सोच के रखे हैं इंटर पढ़ाई करके क्लियर करना है, तो वो हमारा क्या है मालूम, मिशन। ये छोटा है, विजन है क्या, सीए बनना है। बट इसको करने के लिए हर समय क्या करना होगा, एक गोल। क्या गोल है मालूम सर, कि सर इंटर में ना इतना नंबर लाना है, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लाना है, इस सब्जेक्ट में इतना, टोटल में इतना लाना है, ऑल इंडिया रैंक इतना लाना है, या हम ये सोच रहे हैं ये करना है, वो हमारा क्या है बताइए, गोल। तो मिशन और गोल्स में क्या डिफरेंस है, क्लियर है सबको? तो मिशन और गोल में भी एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, यहाँ क्वांटिफाई कर देते हैं चीज़ों को। लास्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। लग रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, चलिए अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। टाइमली बेसिस पे सिलेबस कंप्लीट करना, 2 बार रिवीजन कर लेना, 6 टेस्ट दे देना, इनसे ट्यूशन लेना, उनसे ट्यूशन ले लेना, ये वापस कर लेना, वो वापस कर लेना। यानी एक गोल को अगर सब डिवाइड करे और छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको क्या बुलाते हैं बताइए, ऑब्जेक्टिव्स। यानी गोल एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है और ऑब्जेक्टिव उसके अंदर का क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट्स। वो जो गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे टारगेट्स हम बनाते हैं, उनको क्या बुलाते हैं बताइए, ऑब्जेक्टिव। चाहे वो वीकली बेसिस हो, चाहे वो मंथली बेसिस हो, चाहे वो बाई वीकली बेसिस हो, चाहे वो ट्यूशन्स को लेके जैसे मैंने बोला, चाहे वो मैं आपको बोला कि वीकली टारगेट्स लेके हो कि भैया इतना रिविजन करना है, इतना क्लासेस करना है, दिन में ये करना है, तो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो अब आप सोचो, आप जो मेरे से पूछने आते हो कि सर हमारा 2 महीने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पढ़ने का, एक्चुअली में तुमको क्या पूछना चाहिए था मालूम, हमारा 2 महीने का क्या ऑब्जेक्टिव। अब सोचो, अपने एक वर्ड स्ट्रैटेजी जिसके अंदर इतने बाइफर्केशन है, उसको कितने लाइटली सिनोनिम की तरह आज तक यूज करते थे, जबकि वो वर्ड, अरे हम खुद यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं 2 मंथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है। 2 मंथ ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो शायद कोई वीडियो खोल के ना देखे, थंबनेल देख के, तो हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा वो वीडियो डालने के। तो टू मेक दी आइटम वेरी लुक्रेटिव, हम भी वर्ड स्ट्रेटजी बोलते हैं सर, बोलने में भी अच्छा लगता है मुझसे स्ट्रेटजी, बट सर
अगर ध्यान से सोचे तो हम वो एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। सर हमने जो अभी डिसाइड किया हम क्या रैंक लाना चाहते हैं या क्या मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारा गोल है। सर हम सीए बनना चाहते हैं वो हमारा मिशन है, मिशन है सर, नहीं विजन है, सॉरी। हम जो इंटर क्लियर करना चाहते हैं वो हमारा विजन है, और हम फाइनल क्लियर करना चाहते हैं वो हमारा मिशन विजन है, और पूरा सीए बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल सीए बनना चाहते हैं वो हमारा क्या है बताइए, विजन है। और इस विजन के अंदर हमारा क्या आता है, इंटेंट। इंटेंट क्या था हमारा, सर सबको क्या करना, एनलाइटन करना। मेरा बात करें तो सर आपका क्या हो सकता है, सर हमें खुश पर्सन बनना है, हमको चाहता है हम अपने मम्मी पापा को घर दिला दे, गाड़ी दिलवा दे, एक बढ़िया अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी ले। मेरे को ये चाहिए कि हम ये कर ले, हम जिस कंपनी में जाए वहाँ पे लोग मेरे बारे में ही बात करें कि भाई ये जो आया है गजब बंदा है, कोई कारण से ही विच इज़ रिलेटेड टू काम, हाँ कैपेबिलिटीज से। और आगे जाके लास्ट में क्या हो सर, हमारा अल्टीमेट क्या है सर, वैल्यूज बिलीव्स। वो कभी भी खराब हो गया तो ये सारी चीज़ें बेकार है भाई, बेकार है। वैल्यूज बिलीव्स होना लोग के अंदर बहुत ज़रूरी है, वरना वही बोलते ना, बड़ा आदमी तो बन गया बट इंसान अच्छा नहीं है, पैसे तो बहुत कमाया बट इंसान अच्छा नहीं है। बस वो लाइन नहीं आना चाहिए। क्या बोलो, डन है सबको इतना सा बात? क्या ये डायग्राम हायरार्की वाइज आपने बना लिया है सबने? पक्का इजीली एक एक करके वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। हम अब इसके अंदर क्या जाएंगे सर, एक एक करके समझेंगे इन सब बात को। आइए सबसे पहले हम अब चलते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्यों सर, वैल्यूज से क्यों नहीं? मैं लास्ट में जाके वैल्यूज के बारे में बोलूंगा कि अब ये सब चीज़ें चाहे कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली किसके दायरे के अंदर काम करना है, वैल्यूज। तो इसलिए मैंने अब इसके अंदर शफलिंग किया है, और पहले किसको पढ़ाऊंगा तुमको, स्ट्रैटेजिक इंटेंट को, फिर किसको पढ़ाऊंगा बताइए, विजन को, फिर सो ऑन, और लास्ट में जाके क्या पढ़ाऊंगा बताइए, वैल्यूज। तो कॉपी में यहाँ लिखेंगे, बताइए क्या पेज नंबर कहाँ है, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने। और प्राइमा फेसी क्या चीज़ क्या है, क्लियर है? आ जाइए हमारे बुक में, और वर्ड क्या दिख रहा है बताइए, ब्रैकेट में लिखेंगे वाई, यानी क्या करना है, या सॉरी क्यों करना है, क्यों करना है, वाई क्यों करना है। डन, आइए पढ़ते हैं। अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर्स टू, अंडरलाइन दी वर्ड जो हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, क्या, पर्पस ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये बोलते हैं ना हमारा मकसद क्या है। मैंने कल ये सब वर्ड्स यूज किया था आपके आगे, याद है ना आपको? तो इसको बोलते हैं पर्पस या स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मकसद, हमारा जिंदगी का मकसद क्या है। और फॉर कौन, सीनियर मैनेजर्स मस्ट डिफाइन, क्या, फुल स्टॉप देखे होगा, फुल स्टॉप, सीनियर मैनेजर्स क्या डिफाइन करने चाहिए बताइए, व्हाट दे वांट टू डू, और एक क्या है, व्हाई दे वांट टू डू। अगर मैं व्हाई का बात करूं तो वो क्या है बताइए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, यानी व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट्स दी स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऑफ अ फर्म। ये बड़ा ही क्लियर होना चाहिए। क्यों पता है, ये अंदर ही अंदर लोगों को मोटिवेट करता है जो टीम में। सिर्फ काम करने से नहीं होता, आप जैसे बोलते हैं ना सर इसका क्या कारण होगा वो पता करना चाहिए, वरना अगर करने का ही बात होता तो आज तक मैथ्स अकाउंट्स पढ़ रहे थे बट लगता था ना बचपन में कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम का है, ये क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्या काम का है। तो कुछ चीज़ क्यों पढ़ रहे अगर नहीं पता चलेगा तो उसके पीछे का स्ट्रेटेजिक इंटेंट नहीं पता रहेगा तो वो काम करने में भी क्या नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो अगर वो काम में अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को भी डेवलप करना है अपने साथ जो है, तो आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट साफ साफ होना चाहिए। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो आइए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, अंडरलाइन दी वर्ड क्या, फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ। मतलब ये करने के लिए इंटेंट होना बहुत जरूरी है। तुम सोचोगे ऐसे ही तुम बड़ा आदमी बन जाओगे, नहीं होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज, ये मत बोलना सर हम छोटे हम नहीं है, सब 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 साइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और कब छोटा बड़ा बनेगा नहीं पता चलता। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ साइकोलॉजिकल बेस, फिलोसॉफिकल बेस। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये क्या है सर, ये एक वो नहीं है कि न्यूमेरिकल डेटा है, ये एक फिलोसॉफी है कि हमारा फिलोसॉफी है हमें ये करना। तो ये जो फिलोसॉफी है, जैसे मेरा फिलोसॉफी क्या है, मैंने क्या बताया, एनलाइटन करना। किनको सर?
सारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं, एक मास को, पूरे इंडिया को हमारे नॉलेज से एनलाइटन करना, तो वो हमारा क्या है? फिलोसॉफिकल फैक्टर। वो कोई एक मॉनिटरी या कोई और फैक्टर नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है बताइए? एक फिलोसॉफिकल फैक्टर। क्या क्लियर है सबको? तो अंडरलाइन दी वर्ड व्हाट? फिलोसॉफिकल बेस। इट डिफाइंस या इंप्लाइज क्या? दी पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स टू अचीव, मतलब जो अचीव करना, स्ट्राइव, वही वर्ड ऊपर था, स्ट्राइव एंडेवर्स, सब एक ही मतलब। जनरली इसको किससे किया जाता है मालूम? एक स्टेटमेंट से लिखा जाता है। मतलब एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट को किससे डिनोट किया जाता है सर? एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा हुआ है। जैसे हमारा भी लिखा हुआ है, तुम हमारा लोगों पे भी ध्यान दोगे तो लिखा हुआ था, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। ध्यान दिए कभी? जाके देखो, लिखा हुआ है। दिखा? इधर है, इस वाले में नहीं है। कहाँ है? इसमें नहीं है, गेट में दिख रहा है, यही तो नीचे, वो अलग से लिखा हुआ है, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। ये जो गेट पे लिखा हुआ है, इसका रीज़न है, ये हमारा क्या है बताइए? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। हम क्या बोले? बड़ा बनना है, बड़ा सोचना होगा। और जब हमने अपना नाम सोचा नवीन क्लासेस, हमने सिर्फ ये नहीं, मैंने इसके ये नीचे लाइन लिखा है, और मैं सही बता रहा हूँ, ये लाइन मैंने लिखा है। यानी जब हमने कंपनी बनाया था, वही जो बोला, हमने बोला सिर्फ नाम नहीं, अपने नाम के साथ एक अस्तित्व जोड़ेंगे। और वो क्या है अस्तित्व सर? कि एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। हमें सबको एनलाइटन करना है, और यही मकसद है हमारा एजुकेशन देने का। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो ये स्ट्रेटेजी क्या होता है? इंटेंट। अब सोचो, हम लोग अगर ये नहीं बनाएंगे तो हम कैसे इतना बड़ा आदमी बनते? अगर नहीं सोचेंगे तो बड़ा नहीं करेंगे। तो ग्रोथ करना है, अचीव करना है, तो हैव अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या क्लियर है सबको इतना सा बात? ऐसे लग रहा है कभी कभी संदीप महेश्वरी वाला फीलिंग आ रहा है, बट नहीं, चाहते नहीं है हम। आई एम ओके बीइंग नवनीत मुंद्रा। वो भी महेश्वरी, हम भी महेश्वरी, बट कुछ कर नहीं सकते। हमको मतलब नहीं है उतना ज़्यादा का, ज़्यादा सोचना नहीं है। आ जाइए। चैन से सोना है तो जाग जाओ। इट्स अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द मीन्स which will lead the organization reach its क्या विजन इन लॉन्ग रन। हमें वो करने के लिए जो एक प्रोस्पेक्ट दिमाग में होना चाहिए, वो एक स्टेटमेंट है जो हम अचीव करना चाहते हैं। अगेन वही सब बात कर रहा है, ये एक आइडिया है बस, जो क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजायर करता है, जो वो फ्यूचर में फुलफिल करना चाहता है। क्या डन है सबको इतना सा बात? स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन फॉर्म ऑफ व्हाट? जैसे मैंने तुमको बोला, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब कुछ कुछ लाइंस आने चाहिए हमारे डेफिनेशंस में या नोट्स में, क्या कि ये एक स्टेटमेंट के तौर पे होता है। जनरली वो चीज किसके अंदर दिख जाता है? मिशन और विजन के स्टेटमेंट्स में ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट कॉर्पोरेट लेवल। क्या डन है सबको? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जैसे मैंने ये डायग्राम बनवाया, क्या आपको भी मैंने ऐसा ही डायग्राम बनवाया है? सबसे पहले नीचे क्या आया? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। फिर क्या आया बताइए? विजन। फिर क्या आया? मिशन। बट देखो उसके बाद बोला इनको दायरे में रखता कौन है? वैल्यूज। मैंने वही किया, पहले मैंने बोला वैल्यूज, हेंस सबसे पहले क्या आता है आज के दिन में? वैल्यू। फिर बनता है कुछ भी चीज, बोलो मतलब हर पार्ट में क्या घुस सकता है बताओ? वैल्यूज। बिना उसके काम आगे मत बढ़ाना। क्या डन है सबको? पहला वाला हेडिंग पक्का है एवरीबॉडी? चलिए 1.5 घंटा हो गया है हम लोग को पढ़ते हुए। शुरू के 2-3 क्लासेस हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट करके बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं अभी विजन चालू करूँगा तो हो सकता है 15-16 मिनट लग जाए, तो वी विल कीप इट अ बिट शॉर्ट ओनली। क्या डन है सबको? 1.5 घंटा ओके रहा सबके लिए? ऐसे चलेगा, हो जाएगा ना आपके लिए? प्लीज़ क्यूमुलेटिवली पढ़ के रखिएगा। मेरा गारंटी है मैं यहाँ पे भी नंबर दिलवाऊंगा, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको ये थ्योरी लगना ही नहीं चाहिए। अगर आप थ्योरी समझेंगे तो बहुत गलत है, बट छोटे छोटे रूप में रेगुलरली इंस्टीट्यूट के लैंग्वेजेस जो मैंने अपने बुक में दे दिए वो पढ़ते रहिए। अब कोई बोलेगा सर इसके अलावा कुछ और करना है? लिटरल सेंस में नहीं, हाईएस्ट टू हाईएस्ट अब हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मैं आपको दूंगा टास्क के रूप में, या आप लेके आएंगे सर ये देखिए ये आरटीपीएमटीबी का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट यही आंसर्स रहेंगे, बट सर किस क्वेश्चन के लिए क्या लिखना है वो बात करना है। जैसे मैंने आज बताया 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, क्या क्या लेवल्स जहाँ पे डिसाइड किया जाता है स्ट्रेटजी, और दूसरा प्रोएक्टिव और प्रिएक्टिव। वैसे ही कई क्वेश्चंस और होंगे, अपने उन सबको डिस्कस कर लेंगे। रहा बात एमसीक्यू का, अगर बेस स्ट्रांग रहेगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, जैसे मैं बीच बीच में बोलता हूँ एमसीक्यूज भी होता रहेगा, तो करेंगे सब चीज़, बट एक बार के लिए पहले एक सब्जेक्ट समझते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं मंडे को। हाँ, टाइम विल रिमेन सेम और कोई दिक्कत नहीं रहेगा इस टाइम के साथ, अपने ऐसे ही मिलेंगे। बाय बाय। क्यों बाबू? अब वो एथिक्स होता है, तुम जो वर्ड बोल रहे है ना, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। बात करते हैं उसके बारे में भी। तुम्हारे लिए कोई चीज खराब है